देखिए, कोई भी बीमारी जो है ना, एक दिन में स्टार्ट नहीं होती कभी भी। बट सारा हेल्थ केयर सिर्फ और सिर्फ बीमारी के डायग्नोसिस, बीमारी को ठीक करने के पीछे ही पड़ा हुआ है। ये आपके सामने एक स्पेक्ट्रम है जो हमारी सेहत को दिखाता है, जब से हम पैदा होते हैं और जब से हम मरते हैं उसके बीच के हमारी जिंदगी को दर्शाता है। और जितना भी आज हेल्थ केयर सिस्टम आप देख रहे हैं, ये एक्सट्रीम राइट पे फोकस है, इस ऑरेंज जोन पे। इस लाइन के बाद जहाँ डायग्नोज हो जाती है बीमारी, यानी कि आपको डायबिटीज होगी, आपको बीपी हो गया, आपको कैंसर हो गया, कुछ भी बीमारी का नाम ले, आपको आर्थराइटिस हो गया, देन वो डायग्नोज करेंगे और उसके बाद दवाइयां देके शुरू करेंगे। कोई भी डॉक्टर, कोई भी हेल्थ केयर सिस्टम इस येलो जोन पे काम नहीं करता है। बीमारी एक दिन में डेवलप नहीं होती कभी भी। बीमारी को डेवलप होने में कई महीने, कई साल लगते हैं। और हम सब इसी टाइम बॉम्ब के ऊपर बैठे हुए हैं जो एक्सप्लोड करता है डायग्नोसिस होने के बाद। ये टाइम बॉम्ब की घड़ी यहां से शुरू होती है, इस लाइन से। इस येलो जोन में हम सारे टाइम जोन में धीरे धीरे ये घड़ी चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, और हम इस डायग्नोसिस की तरफ यानी ऑरेंज जोन की तरफ पहुंच जाते हैं। और फिर एक एक्सप्लोजन होता है, हमें अचानक समझ आ रहे यार मेरे साथ क्यों हुआ, मुझे कैंसर क्यों हुआ, मुझे डायबिटीज आ गई। चलो आ भी गई, उसके बाद भी कोई डॉक्टर ये नहीं बोलता कि भाई आपका HbA1c 10 है मान लो, तो आप किस तरह इसको बताता ही नहीं कि कम करें, क्योंकि डॉक्टर को भी पता है उसमें फायदा क्या है। ना आपने सुनना है, ना हमने करना है। तो आज का वेबिनार और हमारा पूरा प्रोत्साहन प्रोग्राम इसी फंक्शनल इलनेस के येलो जोन, इसी टाइम बम को, इसकी घड़ी को उल्टा करने या इस टाइम बम को डिफ्यूज करने पे ही आधारित है। हमारा फोकस पूरा का पूरा आदर्श होम्योपैथी क्लिनिक पे इसी पे रहता है, ताकि हम पहले ही आपको इस घड़ी जो चल रही जा रही है आपकी टाइम बम की, बीमारी की तरफ ले जा रही है, उसको रिवर्स कर दें, रोक दें, उस बम को डिफ्यूज कर दें और आपको इस ग्रीन जोन की तरफ ले जाएं, जिसे ऑप्टिमम हेल्थ कहते हैं। दूसरी बात, गोलियां खा के जिंदा रहने का कोई फायदा नहीं है। हमें अपने हेल्थ स्पैन को बढ़ाना है, ताकि हम अपनी भरपूर जिंदगी को एंजॉय करें, सारे एक्सपीरियंसेस को लें, और कहीं पे भी हमें लिमिटेड फील ना हो कि भाई हम ये ना कर पा रहे हैं। दूसरी बात, बिफोर वी बिगिन, जिस तरह से अभी आप लोगों ने देखा पंक्चुअलिटी हमारे ग्रुप की, अगर आपका ये एटीट्यूड है कि मैं गोली भी खाऊं और गुलाब जामुन भी खाऊं, मेरे पास तो एक्सरसाइज का टाइम ही नहीं है, मैं बहुत बिजी हूं, मेरे को खाने के बाद मीठा चाहिए ही चाहिए, मैं छोड़ ही नहीं सकता, अरे मैं मोटा हो गया हूँ लेकिन कोई बात नहीं, मैं प्लस साइज कपड़े ले लूंगा, लेकिन मैं वेट नहीं कम कर सकता, कुछ भी हो जाए, मेरे से सुबह उठा नहीं जाता, बड़ी कमजोरी होती है, एक्सरसाइज नहीं कर सकता मैं। अगर आपका ये एटीट्यूड है तो आप अपना समय मत खराब कीजिए, मैं विनम्रता पूर्वक कह रहा हूँ, अभी छोड़ दीजिए इस वेबिनार को, क्योंकि आप अपना संडे मॉर्निंग वेस्ट करेंगे, कोई फायदा नहीं। Now, before we begin, let me introduce myself. My name is Dr. Jayant Sharma, father of two beautiful angels, a homeopathic physician, a fighter pilot aspirant turned psychotherapy consultant. I have been practicing homeopathy since last 15 years. We have been treating COVID patients till now, and more than 20,000 patients of COVID we have treated. Along with, we have trained many colleagues to do that exclusively with homeopathy. I am a gardening enthusiast, ultra marathoner who have completed the Ladakh Marathon, the world's highest ultra marathon, 122 kilometers and 72 kilometers in 2019 and 2022, and a lifestyle implementer and the founder of प्रोत्साहन प्रोग्राम। प्रोत्साहन प्रोग्राम का बेसिस, हमने सारा अपना 15 साल का एक्सपीरियंस जो मैंने मेडिसिन में किया और जो मैंने अपने स्पोर्ट्स की लाइफ में किया, और जो कुछ भी मैं आज आपको बताने वाला हूँ, उससे पहले मैं इसको कई सालों से अपने पेशेंट्स पे और अपने ऊपर, अपनी फैमिली मेम्बर्स पे अप्लाई कर चुका हूँ, उनकी बीमारियाँ रिवर्स कर चुका हूँ, और उसी के बाद ये सारा जिस्ट में लेके वेबिनार्स के थ्रू आप तक पहुँचता हूँ, ताकि आप भी इससे अपनी इस नॉलेज का यूज़ करके अपनी बीमारियों को ठीक कर पाएँ। और इसी के लिए हमने प्रोत्साहन प्रोग्राम बनाया है, जो कि एक होलिस्टिक अप्रोच है कि हम किस तरह से सिर्फ मैनेज ना करें बीमारियों को, उनको हील करना शुरू करें, उनको रिवर्स करना, ताकि आप अपनी जिंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर सकें। इसके पीछे की इंस्पिरेशन हमारे फोर फादर्स हैं, हमें जिन्होंने इंस्पिरेशन दिया, फाउंडर ऑफ होम्योपैथी जिनका मानना था, डॉक्टर हैनेमैन, जिन्होंने ये बताया था कि जब तक आप मेंटेनिंग कॉज को हटाओगे नहीं, और आज जो मेंटेनिंग कॉज की हम बात करने वाले मेटाबॉलिक सिंड्रोम, यही मेंटेनिंग कॉज है जो आपकी सभी बीमारियों को ठीक होने से रोक रहा है। फादर ऑफ मॉडर्न एलोपैथी सिस्टम, जिसको आप लोग
एलोपैथी के नाम से आता है मॉडर्न मेडिसिन, विलियम ओसलर। इनका मानना था कि फिजिशियन का सबसे पहला धर्म होता है कि कैसे आपको बताए, पेशेंट्स को बताए कि दवाई लिए बिना कैसे ठीक हुआ जाता। ऐसे ही फादर ऑफ आयुर्वेदा महर्षि वाघभट्ट, इन्होंने भी अपनी किताब हृदयांग मतलब सॉरी अष्टांग हृदया संहिता में लिखा था कि 90% ह्यूमन डिजीजेस जो है हम बिना डॉक्टर के पास ठीक कर सकते हैं जाए। पहले एक मिथ कर लें, बस आप लोगों को लगता है कि भाई मेरे फादर को डायबिटीज थी तो मुझे होगी, मेरी मदर को कैंसर था तो मुझे होगा। 90% आपकी बीमारियां जेनेटिक नहीं होती है, ये बहुत बड़ा झूठ है। और डीएनए मिलने के बाद भी आपके फादर से उन जीन्स को टर्न ऑन या टर्न ऑफ करना आपके हाथ में। तभी मैं हमेशा बोलता हूँ डायबिटीज डोंट रन इन द फैमिली, द प्रॉब्लम इज नो बडी रन इन द फैमिली। तो आपकी आदतें ही आपकी बीमारी को लाने वाले या बीमारी को ठीक करने वाले जीन्स को स्विच ऑन या स्विच ऑफ करती हैं। इसी फील्ड को हम एपिजेनेटिक्स कहते हैं। ठीक है, तो आपकी आदतें सिर्फ आपका नहीं, आपके आने वाली पीढ़ियों को भी फ्यूचर को डिसाइड करती है कि उनको बीमारी होगी या नहीं होगी। अब पहले बढ़ने से पहले हम स्ट्रक्चर की बात कर लें, हम आज क्या क्या डिस्कस करेंगे, किस फॉर्म में करेंगे। पहले तो हम ये बताएंगे कि ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम किस तरह से हमारे पूरे शरीर को प्रभाव डालता है, सिस्टमिक इम्प्लीकेशंस क्या हैं इसकी। दूसरा, मेटाबॉलिक सिंड्रोम इतना हमने हो हल्ला किया हुआ है क्या ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम, और अगर ये इतना ज़्यादा नोन मतलब पता है कि इसकी इतनी सारी इम्प्लीकेशंस है तो ये मेडिकल स्कूल्स में पढ़ाया क्यों नहीं जाता। और उसके बाद मेटाबॉलिक सिंड्रोम किस तरह से हमारी बॉडी को इफेक्ट करता है, कैसे हमारी बॉडी को ये इफेक्ट करता है और किस तरह से ये हमें बीमारियां दे रहा है, ये जानेंगे। और उसके बाद 7 कॉजेज जो बेसिक कॉजेज हैं और उन कॉजेज को कैसे ठीक करना है ये जानेंगे। और लास्ट में मैं और डॉक्टर गरिमा जो कि प्रोत्साहन प्रोग्राम की डेडिकेटेड जो है हमारी न्यूट्रिशन कंसल्टेंट हैं, जो ये बताएंगी और मैं आपका सवालों के जवाब लूंगा कि कोई भी आपके डाउट्स या फीडबैक्स होंगे, वी आर मोर देन हैप्पी टू आंसर दैट। मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या होता है? मेटाबॉलिज्म, पहले तो मेटाबॉलिज्म समझे। मेटाबॉलिज्म लेमन लैंग्वेज में उस स्पीड को कहते हैं कि जिस स्पीड पे हमारी बॉडी हमारे खाने को पचाती है। ठीक है, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, हम क्या चाहते हैं कि हम हमारा मेटाबॉलिज्म ऐसा हो कि जो भी हम कैलोरी खा रहे हैं, फैट खा रहे हैं, वो जल जाए, ना कि उसको हम इकट्ठा कर ले। बट आजकल उल्टा हो रहा है, हम जो भी खा रहे हैं सब फैट में हमारे ऊपर इकट्ठा हो जा रहा है। हमारे पास एक एपिडेमिक चल रहा है जहाँ 70% से ज़्यादा लोग मोटापे में जीवित हैं शहरों में, इवन गाँवों में भी। आज आज की डेट में तो इवन लेबर क्लास भी, क्योंकि इतना कुछ आ गया है हमारी टेक्नोलॉजी, रिक्शा चलाने वाला भी अब ई रिक्शा पे आ गया है। तो अब हम मोटापे के इतने बड़े एपिडेमिक में कि यहाँ से रिवर्स हो पाना बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन ये पॉसिबल है, डेफिनेटली है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम किस तरह से क्या क्या बीमारियों पे ये, आप जिस मर्जी बीमारी का नाम लो, ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उससे इम्प्लीकेट करता है। कैंसर, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, ऑटो इम्यून डिजीजेस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, टाइप 2 डायबिटीज, फैटी लिवर, इवन साइकोलॉजिकल डिजीजेज लाइक एल्जाइमर एंड डिमेंशिया। कैंसर तो है ही है। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स के पीछे का मेजर कारण मेटाबॉलिक सिंड्रोम ही है। चलिए आगे चलते हैं। कैंसर एज ए मेटाबॉलिक डिजीज, ये रिसर्च पेपर और किताब लिखी है डॉक्टर सेफ्रिड ने। ये थॉमस सेफ्रिड बहुत फेमस ऑन्कोलॉजिस्ट हैं यूएस में, जिनको 25 साल का एक्सपीरियंस है इन ट्रीटिंग कैंसर पेशेंट विद रेडियो एंड कीमोथेरेपी। और अब इन्होंने अपने पूरे एक्सपीरियंस का निष्कर्ष ये निकाला है कि रेडियो कीमो से पहले हमें पहले ये समझना है कि कैंसर अचानक नहीं पैदा होता, हमारे मेटाबॉलिज्म में भरपूर गलतियां चल रही होती है कई महीनों कई सालों तक, जो नॉर्मल सेल को चेंज कर देती है कैंसर सेल में। इसी तरह से मेटाबॉलिक सिंड्रोम ऑटो इम्यूनिटी में, ये सब रिसर्च पेपर है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप समझ पाएँ कि इसके पीछे की इम्प्लीकेशन क्या है, किस तरह से हमारी बॉडी में ये इन्फ्लामेशन, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम के वेरियस रूप हैं, कैसे कैसे हमें ऑटो इम्यून डिजीज देते हैं, जिसमें ल्यूपस भी है, जोगरन सिंड्रोम है, गाउट है, आरए रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गठिया जो बहुत कॉमन है, थायराइड है, बहुत सारी बीमारी, हार्ट डिजीज इवन। उसके अलावा मेटाबॉलिक सिंड्रोम मेंटल हेल्थ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये देखिए। एल्जाइमर डिजीज, साइकेट्रिक डिजीज में भी मेटाबॉलिक सिंड्रोम का इम्प्लीकेशन है। इसी तरह से सिजोफ्रेनिया, मेंटल इलनेस, एल्जाइमर को आजकल इतना इम्प्लीकेशन है मेटाबॉलिक सिंड्रोम का, एल्जाइमर का नाम बदल दिया है और अब इसको टाइप 3 डायबिटीज बोलने लग गए।
देखिए सेम एविडेंस, मेटाबॉलिक सिंड्रोम साइकेट्रिक पेशेंट में इस तरह से काम करता है। कंक्लूजन ये निकलता है कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम पूरी ही बॉडी को इफेक्ट करता है और 90% ह्यूमन रोगों के पीछे का कारण है। इसीलिए इस तरह की किताबें अब छपने लगी हैं और बहुत से डॉक्टर स्पेशलिस्ट क्लिनिक खोलने लगे हैं। स्टैनफोर्ड ने एक क्लिनिक खोला जिसको मेटाबॉलिक साइकेट्रिक क्लिनिक का नाम दिया। वो साइकेट्रिक बीमारियों को पहले मेटाबॉलिज्म को ठीक करके फिर उसकी तरफ आगे चलते हैं। सिमिलरली ओबेसिटी का कितना बड़ा रोल है हमारी इम्यूनिटी पे। यही मेटाबॉलिक सिंड्रोम है जिसकी वजह से कोविड ने इतने लोगों को मारा है। कोविड किसी को नहीं मार रहा है, हमारा ही मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ये जो टाइम बम मैं बोल रहा हूँ, ये हमें मार रहा है, ना कि कोविड। मुझे भी कोविड हुआ, मैं भी क्लिनिक पे था, मेरी फिटनेस लेवल ऐसी थी कि ये मेटाबॉलिज्म जो है, हमने इस मेटाबॉलिज्म को किसी तरह से खराब नहीं होने दिया और बिना किसी मतलब मेजर सिम्टम्स और कॉम्प्लिकेशन के हमने मेटाबॉलिक सिंड्रोम को ठीक किया। इसी तरह से ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम देखिए क्रॉनिक डिजीजेस हमारी इम्यूनिटी को भी खराब करता है। ये थोड़ा साइंटिफिक टर्म्स है, उनके लिए जो डॉक्टर हैं यहाँ पे और जो साइंटिफिक बैकग्राउंड से हैं वो समझना चाहते हैं किस तरह से हमारी स्प्लीन, हमारे थाइमस, हमारे बोन मैरो, हमारे लीकोसाइट टीएलसी, जो न्यूट्रोफिल्स बढ़ जाते हैं ना, जब आप देखते हैं टेस्ट कराते हैं, जब हम लोग टीएलसी बड़ा पाया जाता है कोविड में भी और भी सभी इन्फेक्शंस में, किस तरह से हमारी इम्यूनिटी को, हमारे डब्ल्यूबीसीज को ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम खराब करता है, हमारे थाइमस ग्लैंड को। इसमें सब देखिए कारण आएंगे, ये सब जानवरों पे और ह्यूमंस पे की गई मल्टीपल स्टडीज हैं। यहाँ रेफरेंस देखिए कितने सारे रेफरेंसेस हैं, अलग अलग स्टडीज हैं ये। तो ये फुल प्रूफ एक रिसर्च पेपर है जो आपको एक बता रहा है कि कैसे ओबीज माउस में जो मोटापे से, या किसी का ओबीज वुमेन में, किसी को कोहोर्ट स्टडी में हेल्दी मैन में क्यों कम रिस्क था, तो ये बता रहा है। ये देखिए मैंने ये ब्लू इसलिए किए गए हैं कि आपको साफ पता चल रहा है किस तरह से डायबिटीज और ओबेसिटी, दो मेजर पार्ट जो इस मेटाबॉलिक सिंड्रोम का बेसिस है, कैसे वो हमें हमारी इम्यूनिटी को खत्म कर रहा है, कैसे वो दीमक की तरह हमारे को खत्म कर रहा है, कैसे वो टाइम बॉम्ब की तरह हमारे को डिजीजेस की तरफ ले जा रहा है। अब स्ट्रक्चर की बात करी, इम्प्लीकेशंस हमने समझ ली। अब है क्या मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक्चुअली, क्यों हम इतनी इस पे तवज्जो दे रहे हैं और क्यों इसको किसी भी क्लिनिक पे सोचा ही नहीं जाता, ना किसी भी मेडिकल स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता, क्योंकि इसका कोई फ़ायदा ही नहीं है हमें आपको बताने का। असली फ़ायदा तो दवाइयाँ बेच के, सर्जरी करने में, आपका घुटना बदलने में हमें ज़्यादा फ़ायदा है ना। एक ही बार छोटे से टाइम में हमने घुटना बदल दिया या यूट्रस को निकाल दिया। फाइब्रोइड को रिवर्स करने के पीछे इतना टाइम, इतनी मेहनत, डॉक्टर लगाए, समझाए, डाइटिशियन आप पे मेहनत करे, फिर भी आप करो ना, तो क्या फ़ायदा है उससे। फटाफट आओ, यूट्रस निकालते हैं, एक बार का काम, एक दिन की सर्जरी और खूब सारा पैसा। यही तो हमारी फार्मा लॉबी चाहती है। और क्या है, ये सारा सिस्टम ही ये हेल्थ केयर, इसको हेल्थ केयर नहीं कहना चाहिए, इसको सिक केयर बोलना चाहिए। हम बस चाहते हैं आप सिक हो, आओ हमारे पास, काटा पीटी करें आपकी दवाई, परमानेंट एक लिपिड प्रोफाइल की दवाई लगा दें आपको, जो कि $1 बिलियन इंडस्ट्री बन गई है। फटाफट स्टोरवास लिख देते हैं, कोई भी एस्ट्रोवेस्टिन लिख देते हैं कि भाई आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करें। ये कोई नहीं बताते कोलेस्ट्रॉल बन क्यों रहा है बॉडी में, आज हम बताएंगे आपको ये सब। मेटाबॉलिक सिंड्रोम को कैटेगराइज किया है बेसिक 5 से 6 चीज़ों में। इसमें हाई ब्लड ग्लूकोज, चाहे उसको आप इंसुलिन रेजिस्टेंस कह लें, चाहे डायबिटीज़ कह लें, चाहे प्री डायबिटीज़ कंडीशन कह लें। हाई बीपी रहना, आपका लिपिड प्रोफाइल ऊपर नीचे होना, यानी कि आपका एलडीएल बढ़ जाना, बैड कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल कम हो जाना, ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाना, या आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल ही ज़्यादा रहना। लार्ज वेस्ट साइज, जिसको हमने आज ओबेसिटी को तो ऐसे मान लिया ना कि ये तो भाई पार्ट है हमारी ज़िंदगी का, समाज का। दूसरा, और इतना बड़ा फैट का लोथड़ा बन के हम लोग घूमते रहते हैं, चर्बी की दुकान बन के। दूसरा है लो एचडीएल, हमारा एचडीएल कम होना। ये थोड़ा पिक्चराइज फॉर्म में आपको दिखा रहा हूँ। ओवरवेट होना, ओबीज होना, ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम का बेसिस है। ग्लूकोज की टॉलरेंस खत्म हो जाना या इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाना, या फ्रैंक डायबिटीज HbA1c आपका बढ़ जाना, आपका बीपी हाई रहना, और आपके लिपिड प्रोफाइल में डिस्टरबेंस रहना। ये 4-5 बेसिस है जिसको पूरे को कलेक्टिवली काम करें। हमने इसको अलग अलग नाम दे दिया बीमारियों को, और अलग अलग डॉक्टर्स के पास हम जाते हैं, अलग अलग दवाइयाँ इसके लिए लेते हैं। कई बार तो हमारे पास पर्चे आते हैं कि एक ही दिन में आदमी 20-20 दवाइयाँ ले रहा होता है। तो ये बेसिक एक ही पार्ट, एक ही पूरे प्रोसेस का हिस्सा है ये 4 अलग अलग चीज़ें, यानी कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम।
अब सेलुलर बेसिस क्यों मेटाबॉलिक सिंड्रोम खराब है भाई? चलो मोटापा तो हम है, हमने एक्सेप्ट भी कर लिया, लेकिन क्यों मोटापा खराब है आज बताते हैं। मेटाबॉलिक सिंड्रोम में क्या होता है, बॉडी एक क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी स्टेट में रहती है। आप ज़्यादातर ओबीज लोग जब सीआरपी टेस्ट कराओगे ना, आपका बड़ा आएगा एचएससीआरपी भी। तो आपका इंसुलिन लेवल बड़ा होना, आपका लेप्टिन एक और हार्मोन होता है रेजिस्टेंस होना, आपका इंसुलिन बढ़ जाना, उसके अलावा बॉडी में सीआरपी यानी इन्फ्लामेटरी कंपाउंड्स आ जाते हैं, साइटोकाइंस आ जाते हैं। हम सारा दिन ऐसी चीज़ें खाते भी हैं, एक्सपोज भी होते हैं, लगाते भी हैं, जिससे ईस्ट्रोजन हमारा हाई रहने लगता है। और हमारा इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर आईजीएफ, जो भरपूर मात्रा में आपके सो कॉल्ड साफ शुद्ध दूध में, मिलावट वाले में नहीं, उसमें भी है। बॉडी में स्टेरॉइड ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं स्ट्रेस से। तो ये इन्फ्लामेटरी क्रॉनिक स्टेट में जब हम रहते हैं, तो हमारे जो सेल्स हैं, देखिए बॉडी में दो टाइप के सेल्स हैं, स्टेम सेल्स और सोमैटिक सेल्स। स्टेम सेल्स जो ज़्यादातर बोन मैरो और स्प्लीन में मिलते हैं, बोन मैरो का काम है हमारे ब्लड सेल्स को बनाना। हमारे ब्लड सेल हर टाइमलाइन के साथ बदलते रहते हैं। न्यूट्रोफिल तो 6 से 7 घंटे में, प्लेटलेट्स 14 दिन में, रेड ब्लड सेल जो है 120 दिन में, कुछ सेल्स तो कुछ घंटों में भी बनते हैं। हमारे बाल ग्रो करते रहते हैं, हमारी स्किन 28 दिन में चेंज हो जाती है, हमारे मुंह से लेके एनस तक की लाइनिंग 3 दिन में चेंज हो जाती है, हमारे ब्रेस्ट टिश्यूज हर महीने तैयारी करते हैं बच्चे को दूध पिलाने की, हर मेंसेस से पहले उनमें चेंजेस आते हैं, सिमिलरली यूट्रस में चेंजेस आते हैं। तो हमारे अंदर लगातार ये प्रोसेस ऑफ रिन्यूअल ऑफ सेल्स चलता रहता है, यानी पुराने सेल्स मरते हैं, नए सेल्स उसकी जगह लेते हैं, ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है। बट जब हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम के थ्रू होते हैं, यानी ओबीज होते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस होते हैं, डायबिटिक होते हैं, बीपी बड़ा होता है, तो ये सारे इन्फ्लामेटरी कंपाउंड सीआरपी, आईजीएफ, इंसुलिन हाई, ये सब बढ़ जाता है। उससे क्या होता है, हमारे नए सेल्स के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनेली होती है, इस पे डैमेज होता है, इसमें म्यूटेशंस आती है। इसके पास एक और अपना डीएनए होता है, एक तो न्यूक्लियस के पास डीएनए होता है हर सेल में, और एक माइटोकॉन्ड्रिया के पास डीएनए होता है। तो न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में म्यूटेशंस ऐड होने लगती है जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है। और जितना टाइम हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम में, जितना टाइम ओबेसिटी में, जितना टाइम हम डायबिटीज में, जिसको हमने एक्सेप्ट कर लिया कि गोली खाएंगे गुलाब जामुन भी खाएंगे, तो उतना ही टाइम नए सेल्स में हमें माइटोकॉन्ड्रिया में डैमेज एक्यूमुलेट होता रहता है, यानी म्यूटेशंस इकट्ठी होती रहती है, रिएक्टिव ऑक्सीडेटिव स्पीशीज बनती रहती है बॉडी में। और ये हमारे म्यूटेशंस धीरे धीरे जब एक लिमिट के पार हो जाते हैं, जब ये बैलेंस बिगड़ जाता है बॉडी में, इन म्यूटेशंस को करेक्ट करने और का भी मैकेनिज्म है, सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म, जो हम डिस्कस करेंगे। जैसे ये बैलेंस बिगड़ता है, वैसे ही हम इस टाइम बम को आगे ऑरेंज जोन की तरफ या रेड जोन की तरफ लेके डायग्नोसिस हो जाते हैं, यानी बीमारी आ जाती है। और एजिंग के साथ भी यही होता है। ये पिक्टोरियल आपको समझा रहा हूँ कि किस तरह से क्या क्या चीज़ें हमारे माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज करती है। एक तो एजिंग का नेचुरल प्रोसेस, उसके अलावा शुगर जो हम प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, एक्सरसाइज ना करना, सीडेंटरी लाइफस्टाइल, इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स, जीनोएस्ट्रोजन इसमें आएगा, स्लीप ना लेना अच्छी, हाइपरग्लाइसीमिया, डायबिटीज या प्री डायबिटिक कंडीशन, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, बी 12 और डी की डेफिशिएंसी हमारे में इतनी कॉमन है आज के, और जेनेटिक प्रीडिस्पोज। तो ये सब हमारे माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज कर रही है, और इसी होलिस्टिक अप्रोच से ही हम इसको ठीक भी कर सकते हैं। इसीलिए हमने ये प्रोग्राम प्रोत्साहन में पूरा होलिस्टिक अप्रोच ही लिया। अब ये देखिए जो मैं बता रहा हूँ, जैसे जैसे डीएनए और माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए दोनों में डैमेज ऐड होता है, म्यूटेशंस ऐड होती हैं, तो ऐसे ऐसे हमें बीमारियां आती हैं। ये बीमारियां देखिए, तो आप कोई भी नाम ले लिए, ओबेसिटी, डायबिटीज़, फाइब्रोसिस, कोविड में हमारी इम्यूनिटी कम होना, एजिंग, और ये कैंसर। ये वार्बर इफेक्ट का नाम याद रखिएगा, इसको हम जब डाइट की बात करेंगे तो आज बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस तरह से डीएनए डैमेज होता है, ये रिसर्च पेपर है सेल प्रेस में छपा हुआ। डीएनए डैमेज जब हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम में रहते हैं, तभी आपने देखा होगा कि ओबेसिटी कैंसर का सेकंड मोस्ट प्रिवेंटेबल कॉज है आफ्टर स्मोकिंग। तो लेडीज तो स्मोक करती नहीं मोस्टली, फिर भी उनमें ओबेसिटी होने की वजह से ज़्यादातर कैंसर केसेस, ट्यूमर्स बनते हैं, फाइब्रॉइड्स बनते हैं, हमारे हार्मोनल प्रॉब्लम्स भी आती हैं। और ये P53 जीन है जो बहुत कॉमनली मोस्ट ऑफ द कैंसर्स में मिलता है, ऑन पाया जाता है। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम में जितना टाइम आप बता रहे हैं, आप इस टाइम बॉम्ब के साथ जी रहे हैं। ये डीएनए डैमेज का सिस्टम है। इवन हमारे जो बॉडी में फैट सेल्स है, अब रिसर्च ये बता रही है, वो एक ग्लैंड की तरह काम करता है, यानी एंडोक्राइन सिस्टम है खुद वो, जो ये चर्बी आपके स्किन के नीचे इकट्ठी है।
ये चर्बी हमें ऐसी चीजें सेक्रीट करती है, ऐसे इन्फ्लामेटरी कंपाउंड्स, कि हमारे नॉर्मल सेल्स ही कैंसर सेल्स में या बीमारियों वाले सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ऑटो इम्यून सेल्स में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। कभी सोचा आपने, हम तो ये कहते हैं रेटिनोपैथी और ये और वो, देखिए जो हमने सेल्स की बात की, इसमें कुछ सेल्स ऐसे हैं हमारी बॉडी में जिनका रीजनरेटिव कैपेसिटी कम है, यानी कि वो अपने आप को रिन्यू कम कर पाते हैं, जैसे ब्रेन के सेल्स, नर्व्स के सेल, किडनी के सेल्स, रेटिना के सेल्स, हमारे लेंसेस। तभी आप देखते हैं, हमने बात की ना, ज्यादातर मेटाबॉलिक सिंड्रोम ओबेसिटी, इंसुलिन रेजिस्टेंस या फिर बीपी पे है। तो जिनको लॉन्ग टर्म आपने देखा होगा बीपी या शुगर रहती है, उनको ये सब बीमारियां आपके सामने हैं। क्यों? क्योंकि इन सेल्स की रीजनरेटिव कैपेसिटी कम है बाय नेचर ही, तो इसीलिए इनमें डैमेज होता है। तो उसमें हमारे रेटिना खराब होता है, किडनी फेलियर जिसके लिए लोग डायलिसिस कराते हैं। डायलिसिस के 3 ही मेजर कारण है: अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, अनकंट्रोल्ड बीपी एंड बार बार पेन किलर्स लेना। अब आप समझ पा रहे हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम किस तरह से हमारे को अलग 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 बीमारियां दे रहा है, जिसके लिए हमें अलग अलग स्पेशलिस्ट की नीड पड़ती है। अब जो मैंने बात की आपको, उसके रिसर्च पेपर सपोर्टिव में दिखा रहा हूँ कि कैसे स्टेम सेल्स की रीजनरेटिव कैपेसिटी कम हो जाती है जब हम टाइप 2 डायबिटीज या ओबेसिटी में होते हैं। सिमिलरली मेटाबॉलिक डायबिटीज कैसे डिजीज एपिडेमिक आ गया, इससे हमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट्स करने में और स्टेम सेल्स की रिसर्च में भी प्रॉब्लम आ रही है। सिमिलरली ओबेसिटी जब रहते हैं तो हमारी इन्फ्लामेशन रहने की वजह से हमारे सेल्स की, चाहे वो हमारे सोमेटिक सेल्स हों या स्टेम सेल्स हों, उनकी रीजनरेटिव कैपेसिटी कम हो जाती है, उनमें म्यूटेशंस ऐड हो जाती है। ये रिसर्च पेपर्स हैं जो ये साबित कर रहे हैं। ऐसी ये एडिपोज टिश्यू जो मैंने बताया एक एक्टिव एंडोक्राइन ऑर्गन की तरह काम करता है, वो हार्मोन रिलीज करने लगता है, इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस कंपाउंड्स रिलीज करता है, जिससे हमें ये सेल डैमेज मिलता है। ये एक और रिसर्च पेपर है कि ओबेसिटी में कैसे डीएनए डैमेज हो रहा है, अगेन सेम थिंग। अब यहाँ देखिए डीएनए डैमेज की इन्होंने लिस्ट की है, और इन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च पेपर्स इकट्ठे करके इन्होंने एक एक जीन्स के ऊपर की कौन कौन से जीन कौन कौन सी बीमारी में इन्वॉल्व होते हैं, उनके पीछे के कारण बताए हैं। ये सारे जीन्स हैं लेफ्ट में टेबल के, और राइट साइड आप देखेंगे कैसे क्या क्या है इसमें। और मोस्टली आप देखेंगे ग्लूकोज इंटॉलरेंस, ओबेसिटी, हाई कैलोरी डाइट, ग्लूकोज इंटॉलरेंस, अगेन डायबिटीज, ग्लूकोज इंटॉलरेंस, इंसुलिन रेजिस्टेंस, मेनली इंसुलिन और ग्लूकोज। जो आपको इतना चीनी पसंद है ना, वही चीनी है जो हमें ये सब जीन्स को ऑन कर रही है बीमारी। मेटाबॉलिक सिंड्रोम बहुत बड़ा एक टाइम बॉम्ब है, आप समझ पा रहे होंगे। अब बात करते हैं कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम में मोस्टली हमने देखा, जब इसका जिस्ट निकालेंगे तो मेजर पीछे इसके जाता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है और इसके बारे में हम टेस्ट क्यों नहीं कराते? हम जब प्रोत्साहन प्रोग्राम में बैचेस में लोगों को इंडक्ट करते हैं तो हम सीआरपी यानी कि उनकी इन्फ्लामेशन नापना और उनका इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़रूर नापते हैं। उसी के बाद डॉक्टर गरिमा उनकी डाइट डिज़ाइन करती है और मैं उनका एक्सरसाइज डिज़ाइन करता हूँ। तभी ही आप इसके पीछे के कारण को ठीक कर सकते हैं, बीमारी को रिवर्स कर सकते हैं। अब इसको चेक कैसे करना है भाई, इंसुलिन रेजिस्टेंस कैसे टेस्ट की जाए? एक ही ब्लड सैंपल में आप अपनी फास्टिंग इंसुलिन और फास्टिंग शुगर नाप लीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आपके पास सम आए उसको 405 से डिवाइड कर दीजिए। इस फार्मूले को कहते हैं होमा आईआर, यानी होम्योस्टेसिस ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी इंसुलिन हमारे शरीर में बैलेंस में काम कर रही है या नहीं, वो इससे पता चलता है। आइडली इंसुलिन का लेवल 10 से नीचे रहना चाहिए फिट, अगर आप फिट हैं तो। लेकिन आज इसकी जो लिमिट दी गई है लैब टेस्ट में वो 22 दी गई है। तो हम ना टेस्ट तो करवा लेते हैं, कई बार करवा भी लेते हैं लोग, और हम सोचते हैं रेंज में है जी हम, क्योंकि हम तो वो पढ़ते हैं ना, जैसे वो ब्लैक मार्कर में किया हुआ रिपोर्ट्स में, तो बोल्ड में नहीं है तो चलो हम तो ठीक समझ रहे हैं इसको। तो इस टेस्ट से हम पता लगा सकते हैं पहले ही, कई साल पहले ही, कि भाई हमें डायबिटीज़ होने वाली है या हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम में अभी हैं या नहीं। इसी स्टेप को अगर हम रिवर्स कर ले तो बीमारियां आगे आएंगी ही नहीं। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस में क्या होता है, हमारी जो इंसुलिन है वो काम नहीं करती, शुगर ब्लड में ही घूमती रहती है, हमारे सेल्स में नहीं पहुंचती, तो हमें थकान महसूस होती है, हमें और भूख लगती है। तो एक ये विशेष साइकिल बन जाता है, हम हाई शुगर डाइट खाते हैं, बहुत भूख लगने लगती है, वो हमें यूज नहीं हो रही होती, और इस तरह से हम एक चक्कर फ्यू में फंस जाते हैं जिससे हम निकल नहीं पाते। इसलिए आपने देखा होगा जो मोटे लोग हैं उनको और भूख लगती है। इसके पीछे एक और हार्मोन है, उसे कहते हैं लेप्टिन।
लेप्टिन और इंसुलिन दोनों रेजिस्टेंस में आ जाते हैं क्योंकि इनकी मात्रा बढ़ जाती है, तो बॉडी इसको ठीक से यूज नहीं कर पाता, और मोटापे में हम और ज़्यादा खाने लगते हैं, अपनी भूख को कंट्रोल नहीं कर पाते। लेप्टिन एक सटाइटी हार्मोन है जिससे खाना खाने के बाद हमें महसूस होता है कि भाई हाँ तृप्ति हो गई। इंसुलिन रेजिस्टेंस देखिए कितने सारे लोगों को ये मार रहा है, स्ट्रोक, हार्ट डिजीज, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होना, हार्ट अटैक्स, डायबिटीज़, इन सब का टोटल नंबर देखेंगे तो हर साल मोर देन 3 करोड़ पीपल डाई इन द वर्ल्ड। अब इस जो भरी हुई जिंदगी है, कैद की दवाइयों की कैद की जिंदगी, इसको कैसे बदले हम एक भरपूर इंजॉयमेंट वाली जिंदगी में, या जिसमें हम पूरी लाइफ को, थ्रू आउट लाइफ सारे एक्सपीरियंसेस को लेते हुए हम आगे बढ़े। इसी के लिए हमने एक होलिस्टिक प्रोत्साहन प्रोग्राम डिज़ाइन किया है, और हम जो 5 बेसिक प्रोटोकॉल्स पे हम काम करते हैं वो है डाइट, एक्सरसाइज, स्ट्रेस को कैसे हम अपने रिस्पॉन्स को मॉडिफाई करें, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कहाँ से हमें टॉक्सिन्स मिल रहे हैं इन्वायरमेंट से और उसको हम कट डाउन करें, और फिर ज़रूरत पड़ने पे टाइम बाउंड तरीके से मेडिसिन का यूज़ करके, ताकि एक टाइम के बाद हम आपकी एलोपैथी और होम्योपैथी सभी दवाइयों को बंद कर दें। अब हम बात करेंगे 7 कॉजेज ऑफ मेटाबॉलिक सिंड्रोम, इंसुलिन रेजिस्टेंस जान लिया, मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी जान लिया। अब इसके पीछे के कारण समझते हैं। इसमें 7 कारणों में 4 कारण तो हमारी डाइट पे निर्भर करते हैं, जिसको हम एक एक करके अब इलेबोरेट करेंगे। 2 कारण एक्सरसाइज के हैं और 1 कारण स्ट्रेस का है। कैसे? पहला कारण डाइट, कैलोरी सरप्लस डाइट लेना, यानी कि ज़्यादा शुगर खाना, ज़्यादा प्रोसेस्ड पैक्ड फूड हम कितना पसंद करने लग गए, हर चीज़ रेडीमेड आ गई है। इवन जो हम दलिया या ओट्स भी खा रहे हैं वो भी प्रोसेस्ड है, जिसमें कुछ नहीं बचा, प्रोसेसिंग के बाद खाने में कोई न्यूट्रिशन नहीं बचता, और जितना रेडीमेड, जितना जल्दी वो खाना पकता है उतना ही वो बीमारी देने वाला है, यानी फास्ट फूड इज इक्वल टू डिजीजेस। तो प्रोसेस्ड फूड आप ज़्यादा लेंगे, आप इंसुलिन रेजिस्टेंस की तरफ जाएंगे। बट एक फ़ायदा है डाइट का, अगर हम डाइट को मेटाबॉलिक सिंड्रोम में यूज़ करें ना, डाइट को दवाई की तरह, तो आप अगली मील से ही दवाई आपकी चालू हो जाती है, आपको कोई डायग्नोसिस और किसी चीज़ की वेट नहीं। डाइट को करेक्ट कीजिए, अगली ही मील से अपनी बीमारी को वापस करना शुरू कर दीजिए। आप और मैं क्या खाना खाते हैं सारा दिन? सारा दिन सुबह से शाम तक जो टोटल खाना खाते हैं उसमें 70 से 80% हमारा खाना कहाँ से आता है? अनाज, यानी गेहूं, तीनों टाइम रोटी खाते रहते हैं। दूसरा दूध या दूध से बनी चीज़ें, दही, मक्खन इत्यादि। तीसरा है शुगर, यानी तीनों सफ़ेद चीज़ें। तीनों सफ़ेद चीज़ों में न्यूट्रिशन के नाम पे ज़ीरो, थोड़ा बहुत कैल्शियम जिसका अब इतना हो अल्लाह मत है, और हाई प्रोटीन के नाम पे सोच सोच के हमें खाई जा रहे हैं। इससे होता क्या है, हमें जो हमारा न्यूट्रिशन काउंट है वो हम मिलता नहीं है। हमारे को 98% लोगों को जितनी हमें रोज़ सब्जी खानी चाहिए उतनी हम एक हफ्ते में खा रहे हैं। हमें रोज़ अपने वेट का 1% जो है रॉ खाना चाहिए, यानी कि अगर आप 70 किलो के तो 700 ग्राम फ्रूट, हरी सब्जियां, हरे पत्ते होने चाहिए, और स्पेसिफिक हो जाए तो 0.1% यानी 70 ग्राम हरे पत्ते ज़रूर होने चाहिए अगर आप 70 किलो के हैं तो। एक तो ह्यूमंस ना कभी भी इतने फ्रीक्वेंट ईटर्स नहीं थे, आज से 60-70 साल पहले चले जाए तो इतनी अवेलेबिलिटी ही नहीं थी खाने की। तो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड वीट आ गया, क्रॉप्स हमारी होगी, हमें हार्वेस्टिंग आ गई, हमें स्टोरेज आ गई, अब सारा दिन हम खाते रहते हैं। और उसके अलावा 3 मील्स के अलावा 2-3 बार चाय, कोल्ड ड्रिंक्स तो चाहिए, आजकल बहुत गर्मी है, शिकंजी चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, इतनी चीनी हम ठोक लेते हैं कि हम इंसुलिन रेजिस्टेंस में चले जाते हैं। हिस्टोरिकली ह्यूमंस वर कभी भी इतना नहीं खाते थे। हम जब हंटर गैदरर्स थे तब इतनी जगह इतनी जल्दी हमें मिलता भी नहीं था शिकार। उसके बाद जब हार्वेस्टिंग भी हमने सीखी तो कभी सूखा पड़ गया, कभी बाढ़ आ गई, कभी बारिश नहीं हुई टाइम से, तो खाने की हमेशा कमी रही। तो हम आज की डेट में भूख से नहीं मर रहे, हम सब ज़्यादा खा के मर रहे। स्लो डेथ है ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम। सेकेंड कॉज डेयरी एंड मीट प्रोडक्ट, ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है और आपने पहली बार ही सुना होगा या सुन रहे होंगे, और इसके बारे में हम जवाब दे दे के क्लिनिक पे थक गए हैं, इसीलिए मैं ये सीधी आज वंस एंड फॉर ऑल ये डिबेट को ही ख़त्म कर रहा हूँ। डेयरी प्रोडक्ट्स, मीट प्रोडक्ट्स, दोनों जो एनिमल से आने वाले जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसको इंसान को नहीं ज़रूरत, वो बीमारियों का घर है। आपके सामने ये मैं पहले तो समरी लिख रहा हूँ। बोवाइन ल्यूकेमिया वायरस क्या होता है? जो हमारी कैटल्स को मिलता है, इसका स्ट्रक्चर और हमारे जो कैंसर सेल्स का स्ट्रक्चर है, स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर, दोनों बहुत सिमिलर है। मीथियोनिन ये एक एसेंशियल अमीनो एसिड है जो भरपूर मात्रा में एनिमल प्रोडक्ट्स में मिलता है,
जिससे हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। स्टेरॉयड तो आजकल आपको पता है हार्मोन्स कितने दिए जाते हैं, गाय भैंस भेड़ बकरी सबको। एंटीबायोटिक्स इन पे ऐसे स्प्रे किए जाते हैं मुर्गियों पे या जितने भी, तो ये सब आपको फ्री में मिल रहे हैं इनके थ्रू। दूसरा, हार्ट डिजीज। तीसरा, ओबेसिटी। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर शुद्ध से शुद्ध मिल्क में भी होता है। क्यों? क्योंकि मिल्क डिजाइन किया गया है बछड़े को जल्दी से जल्दी बड़ा करने में, वेट उसका बढ़ाने में। बट आजकल आप समझते हैं बछड़ा जब पैदा होता है 25 किलो का होता है तकरीबन, 6 महीने के अंदर उसका वेट 100 पार कर जाता है। तो 6 महीने में वही दूध उसके लिए बना है ना, तो आप क्या वो दूध पी के अपना वजन कम कर लोगे? जबकि वो डिजाइन ही बछड़े के लिए हुआ है वेट बढ़ाने। तो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर एक तो इंसुलिन को compete करता है, आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस देता है क्योंकि इंसुलिन की जगह ले लेता है वो। तो जहां जहां इंसुलिन लगनी चाहिए वहां इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर लग जाता है, और वो उल्टी तरह से ईस्ट्रोजन को, यानी हमारा वेट बढ़ाने की हार्मोन्स को बढ़ाता है बॉडी में। जूनोटिक डिजीज यानी कि जानवरों से आने वाली, जो कोविड आपके सामने बहुत बड़ा एग्जांपल है। कहते हैं ना कि चमगादड़ से या पता नहीं पोर्क्यूपाइन के मीट से, आज तक ये बात क्लियर नहीं है चाइना में कहाँ से आया। उसके अलावा और बहुत सारी बीमारियां जो जानवरों में होती है इंसानों में टाइम एंड अगेन आती रहती है। स्वाइन फ्लू हो गया, साल्मोनेला हो गया, ई कोलाई हो गया, ये सारे बैक्टीरिया से हम एक्सपोज कर लेते हैं जब हम मीट, अंडे और ये दूध के आइटम लेते हैं। फिर जीनो एस्ट्रोजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको हम आगे और डिटेल में पाते हैं। जितने भी सुबह से शाम तक हम ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, माइक्रोवेव यूज़ कर रहे हैं, प्लास्टिक में खाना पका रहे हैं, स्पेशली डेयरी प्रोडक्ट्स और मीट में बहुत पाया जाता है। ये वही केमिकल है जो हमें ईस्ट्रोजन को ट्रिगर करके हमें कैंसर्स, ट्यूमर्स, स्पेशली लेडीज़ को हार्मोनल प्रॉब्लम्स दे रहा है। और वर्ल्ड हंगर तो है ही है। एक नॉनवेज आदमी के लिए खाना बनाने में, एक वेजिटेरियन वीगन आदमी के लिए खाना बनाने से, वीगन मीन्स दूध के बिना, वीगन आदमी के खाना बनाने से 75% ज़्यादा रिसोर्सेज यूज हो जाती। यानी कि 75% नहीं, सॉरी 75 गुना। यानी एक वीगन आदमी का खाना, मतलब 75 वीगन आदमी का खाना एक नॉन वेजिटेरियन का खाना बना पाता है। तो सोचिए, हमें नॉन वेजिटेरियन या एनिमल प्रोडक्ट यूज करते हुए पोल्यूशन का, वो ग्लोबल वार्मिंग की शिकायत करने का कोई हक नहीं। अब मिल्क मिथ की बात करें, पहले तो ये आइडिया ही कि भाई हमें डेयरी जरूरत है, बिल्कुल गलत है। जब तक ह्यूमन एवोल्यूशन 10,000 साल से है, तो मिल्क, ये मिल्क हमें जो है कुछ हजार सालों से ही हमने अपनी, हजार भी नहीं होंगे, कुछ सालों से ही हमने कैटल ब्रीडिंग शुरू की और उसको समझा। दूसरा, इंसान के लिए अगर मिल्क जरूरी होता तो नेचर ने उसका इंतजाम किया होता, हमें 2 साल के बाद माँ को दूध आना बंद हो जाता है। तीसरा, मिल्क बना है उसके बछड़े का वेट बढ़ाने के लिए, तो अगर आप वो लेंगे तो आपका भी वेट बढ़ेगा। इसके अलावा एक बहुत बड़ा मिथ, जो सब लोग क्लिनिक पे मुझसे, जब से मैं वीगन हुआ हूँ 2-3 साल से, सबके पास एक ही सवाल होता है, आपका कैल्शियम कहाँ से आएगा, आपका प्रोटीन कहाँ से आएगा, आपका कैल्शियम कहाँ से आएगा, आपका प्रोटीन। अरे भाई, आप लोग सब कैल्शियम प्रोटीन ले रहे हो ना, हमारा समाज तो बहुत टाइम से ले रहा है, आपकी माताएं बहनें तो हमेशा से ले रही हैं, उसके बाद भी हमें क्यों इतना, हमारे समाज में आर्थराइटिस ऑलरेडी बढ़ गया है या है? अगर इतना ये दूध कारगर था तो हमारा तो आर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस होना ही नहीं चाहिए था। क्यों है इतना अभी भी हमारे समाज में? कभी सोचा इस बारे में? ना, बस जो बोल दिया टीवी पे आ गया, किसी स्टार ने आके बोल दिया, वहां पे किसी फिल्म स्टार ने आके ऐड कर दी, बस हमने ले लिया, वो दूध में घोला और पी लिया, ये ऐड किया वो ऐड किया बस। तो जैसे कि मतलब वेजिटेबल प्रोडक्ट्स में कैल्शियम होता ही नहीं, हमें ये लगता है। अब बात करते हैं रेनिन की। जब बच्चा पैदा होता है इन्फेंट, उसके पेट में एक एंजाइम होता है, उसे रेनिन कहते हैं। ये हमारी मिल्क इंडस्ट्री, खासकर पनीर बनाने वाले, एक कृत्रिम रूप से केमिकल रेनिन यूज करते हैं। रेनिन क्या होता है? रेनिन एक कर्डलिंग, जो हमारा दूध है उसको कर्डल कर देता है। तभी कोई बच्चे आप देखे होंगे इन्फेंट्स, जब उल्टी करते हैं दूध की, तो वो दूध नहीं निकालते, वो पनीर की तरह कर्डल्ड मिल्क निकालते। और अगर आप एडल्ट कभी दूध पी के कभी इंडाइजेशन फील होता है और कभी निकलती है उल्टी, तो आपने कभी देखा दूध ऐसे का ऐसा वापस आता है? कभी भी कर्डल्ड नहीं आता। तो 2 साल की उम्र के बाद ये धीरे धीरे रेनिन हमारी बॉडी में से खत्म हो जाता है और इसकी जगह पेप्सिन ले लेता है, क्योंकि हमारे दांत आ जाते हैं और हमें अब सॉलिड फूड खाना शुरू कर देना चाहिए, तो बॉडी उस तरह से चेंजेस लाती है। इसीलिए जो माता पिता ज़्यादा देर तक अपने बच्चों को दूध पे रखते हैं, दिन में 2-2 3-3 बार दूध पिलाते हैं, उनके बच्चे माल न्यूट्रिशन रहते हैं, उनके आयरन लेवल कम होता है और उनको सिवियर कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है। यही कारण है, क्योंकि उनकी बॉडी में अब जो दूध को पचाने वाला एंजाइम है वो खत्म हो चुका होता। तो साइंटिफिकली भी नेचर ने हमें 2 ही साल दिए दूध पीने के, उसके बाद तो दूध हम वेस्ट कर रहे हैं, बिना बात के पी रहे हैं, बल्कि बीमारियां दे रहे हैं अपने आप। तीसरा,
जहां जहां देखा है, जैसे अब बात करें इंडिया की भी, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, जहाँ सबसे ज्यादा कैटल पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा दूध, वहां सबसे ज्यादा केसेस हैं ऑस्टियोपोरोसिस और आर्थराइटिस के, ओबेसिटी के भी, बीमारियों के भी, कैंसर्स के भी। पंजाब तो फेमस है कैंसर के लिए। इसी तरह ये रिसर्च वॉशिंगटन में छपी थी। इन्होंने ये पाया, और इन्होंने बहुत लार्ज स्टडी की अपनी नर्सिस पे, 10,000 से ज़्यादा नर्सिस को एनरोल किया और उनकी कंसेक्यूटिव स्टडी की, और इनको पता चला कि मिल्क मिथ ही है ये, और कंजम्पशन ऑफ डेयरी प्रोडक्ट से 20 साल के दौरान इन्होंने वो किया, और इससे जो है ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस बढ़ा ही है। जो लोग वीगन थे उनको कम पाया गया। सिमिलरली जब हम दूध पीते हैं, हमारे ब्लड का पीएच बढ़ता है, हमारी बॉडी में एसिडिटी बढ़ती है। उस एसिडिटी को बराबर करने के लिए बॉडी कैल्शियम आयंस को भेजती है ब्लड में वापस। कैल्शियम क्या है? Ca2+। कहाँ से आएगा? बोन से। ये हमारे ब्लड को एल्कलाइन करता है। तो जितना आप दूध पी रहे हो, उतना ही आपकी बोन्स को कैल्शियम वापस भेजना पड़ रहा है। नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट एसिडिक डाइट है, जितना भी एनिमल प्रोडक्ट है एसिडिक डाइट है। दूध जितना पी रहे हो, बॉडी में एसिड बढ़ा रहे हो, तो बोन से वो कैल्शियम ब्लड में आता है और बोन्स हमारी धीरे धीरे करके वीक होती। तो दूध पीने से आर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। इस बात को समझ जाइए। तो मिल्क पीना है नहीं पीना, ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। मैंने तो आपके सामने फैक्ट रखने थे। मुझे पता है ये बहुत ही हार्ड बाउंड है हमारे दिमाग में, आप लोग नहीं मानोगे इसको, वो आपकी मर्जी है। मेरा फर्ज है एज ए डॉक्टर आपके सामने फैक्ट्स रखना, डिसीजन आप खुद ले सकते हैं। मैं दूध का कोई प्रोडक्ट नहीं यूज़ करता हूँ, पनीर तक भी नहीं खाता हूँ मैं, और मुझे इसको फॉलो करते हुए 2 से ज़्यादा साल हो गए, 3 साल हो गए। अब ये रिसर्च पेपर जो हमने अभी समरी आपको बताई है, उसके बारे में, डेयरी प्रोडक्ट्स में कैसे ईस्ट्रोजन इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर है और कैसे ये कैंसर हमें दे रहा है। सिमिलरली एक्सेसिव मीथ्योनिन कैसे हमारी आर्टरीज की एजिंग को बढ़ाता है, उनको हार्ड कर देता है, बीपी बढ़ाता है हमारा, हार्ट डिजीज देता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, और किस तरह से हमारे क्लॉट्स की फॉर्मेशन को बढ़ाता है। अगेन मीथ्योनिन जो एनिमल प्रोडक्ट में प्लांट प्रोडक्ट के ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो कैंसर सेल्स की ग्रोथ को कैसे बढ़ा देता है। सिमिलरली ब्रेस्ट ल्यूकेमिया वायरस जो हमने पहले बात की, ये सपोर्टिव रिसर्च। हाँ, अब बात करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, हाई प्रोटीन लो कार्ब डाइट, जो सब धड़ल्ले से सारे डाइटिशियन, सारे डॉक्टर देने के पीछे पड़े हुए हैं। इसके लिए मिल्क एडिटिव्स आ गए, इतने सारे बॉलीवुड स्टार्स आ जाते हैं कि हम तो जी दूध में ये घोल के पीते हैं, हम तो ये करते हैं, हम वो करते हैं। अब रिसर्च देखिए क्या कहती है। हाई प्रोटीन डाइट जो है किडनी और लिवर के एक्शन को खराब करता है, उसकी एजिंग को बढ़ाता है। ये रैट्स पे और बहुत से एनिमल्स पे ये रिसर्च हो गई है और ये छप चुका है। और ये यूएस की स्टडी थी कि ये बताते हैं कि लो प्रोटीन हाई कार्ब डाइट ही बेहतर डाइट है। और जितने भी लंबे जीने वाले आप समाज देखोगे, जिनको ब्लू जोन्स कहते हैं, ऐसे बाद में हम डिस्कस करेंगे, उनकी डाइट में प्रोटीन की मात्रा बहुत कम है। वो कार्ब्स, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खाते हैं, नहीं ये रिफाइंड नहीं कि भाई आपने शुगर ले ली घोल ली, वो कार्ब्स नहीं, जो नेचर ने जैसे रॉ फॉर्म में दिए कॉम्प्लेक्स फ्रूट्स कार्ब्स खाते हैं, जूस नहीं पीते वो। सिमिलरली एक स्टडी, अगेन हाई कार्ब डाइट कैसे हमारी लॉन्गेविटी, हमारे सेल्स को कम, डाइजेशन पे कम जोर डालती है और कैसे उनको बढ़ाती है, कैसे हमें बीमारियों से बचाती है। ये सब बहुत ही क्रेडिबल रिसर्च पेपर्स हैं, रिसर्च और न्यूट्रिशन की और अदर अदर, ये पब्लिश्ड बाय लेंसेट है, देख लीजिए। लेंसेट सबसे क्रेडिबल मेडिकल जर्नल में है। तो कैसे डाइटरी प्रोटीन इनटेक हमारी लॉन्गेविटी और मेटाबॉलिक हेल्थ को खराब करता है। आ गया ना मेटाबॉलिक सिंड्रोम। अब बात करते हैं, डेयरी प्रोडक्ट हो गया लो फाइबर डाइट, क्योंकि हम सारा दिन तो वही 70% डाइट तो वही दूध उससे ले रहे हैं जिसमें फाइबर बिल्कुल नहीं है। उसके बाद जो हम सब्जी भी खाते हैं उसमें आलू मिला के थोड़ी सी पका के उसका फाइबर वैसे ही नष्ट कर देते हैं, तो रॉ फॉर्म में तो हम खाते ही नहीं। इसीलिए हम फाइबर इंटेक कम करते हैं। और ये रिसर्च पेपर बताते हैं कि कैसे हाई फाइबर डाइट हमारी कितनी सारी CSD, ओबेसिटी, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, डेंटल केरीज तक को अवॉइड करता है। ये अगेन है कैसे हमारी मेटाबॉलिक हेल्थ को फाइबर की डाइट बढ़ाती है, हमें मेटाबॉलिक सिंड्रोम से दूर ले जाती है, हमें उस टाइम बम को स्विच ऑन ऑफ करने में हेल्प करती है। ये पिक्टोरियली आपको समझा रहा हूँ। जब हम ज़्यादा फाइबर डाइट खाते हैं, इंसोल्यूबल फाइबर, जैसे पत्ता गोभी खाते हैं, क्रूसीफेरस वेजिटेबल, ब्रोकली, हरे पत्ते, पालक, केल, ये सब चीज़ें रॉ फॉर्म में फ्रूट्स खाते हैं, तो हम हाई फाइबर डाइट देते हैं। उससे क्या होता है, जो खाने के बाद ग्लूकोज बढ़ता है वो कम हो जाता है, यानी शुगर का इंसुलिन स्पाइक कम होता है, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब हो जाता है, लेकिन शुगर ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं होती, हम जल्दी पेट भर जाता है क्योंकि ये वाटर अपने साथ लेता है। तो फाइबर डाइट ज़्यादा खाने से हमारे को जल्दी तृप्ति हो जाती है, तो सलाद खाने के बाद हमें बाकी खाना कम खाना पड़ता है,
तो हम जो बेकार का शुगर इनटेक कर रहे हैं वो हमें कम करना पड़ता है। इससे गट माइक्रोबायोम बहुत हेल्दी हो जाता है और कोलोन ट्रांजिट यानी कि हमारी बॉडी में जो लोग कॉन्स्टिपेशन कहते हैं ना, जो जितनी देर हमारा मल हमारे शरीर में रहता है उतने टॉक्सिन्स छोड़ता है, तो मल निकलने की प्रक्रिया भी आसान हो जाती है। ये इतना इंपॉर्टेंट हाई फाइबर है। चौथा, माइंडफुल ईटिंग। क्या खाएं, कितना खाएं, कब खाएं, कैसे खाएं, ये सवाल अपने आप से ज़रूर पूछिए खाना खाने से पहले। जो ब्लू जोन्स में रहते हैं जिनकी हम बात करेंगे, वो सिर्फ 80% तक तृप्ति तक खाते हैं और बीच बीच में इंटरमिटेंट फास्टिंग भी करते हैं ताकि भूखा रहते हैं। हम लोग कितना खाते हैं, एक रोटी और हो जाए, आज सब्जी बहुत स्वाद बनी है, खाने के बाद आइसक्रीम तो चाहिए ही चाहिए। तो ये महर्षि वाघभट्ट ने अपनी किताब अष्टांग हृदयों में लिखा है कि हम लोग ज़्यादा खाएंगे, पिछला खाना खाने से पहले खाएंगे तो हमें लेथार्जी होगी, बीमारियां आएंगी, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम काम करना बंद कर देगा। फिर उसके लिए हम क्या करते हैं, पैंडी खा लेते हैं। हम भूख से नहीं खाते, हम घड़ी से खाते हैं। ब्रेकफास्ट हो गया, फिर चाय का टाइम हो गया, लंच आ गया, डिनर आ गया। कैसे खाते हैं, मोबाइल फोन टीवी सामने लेके, तो चबाने पे तो हमारा ध्यान ही नहीं होता। 70% कार्ब्स आपके मुंह में ही डाइजेस्ट हो जाते हैं क्योंकि सलाइवा में हमारे अमाइलेज करके एक एंजाइम है जो हमारे मुंह में ही आधा पाचन कर देता है। तो हमारे पेट को कम मेहनत करनी पड़ती है, लिवर को कम मेहनत करनी पड़ती है, उससे गैस कम बनती है। दूसरा, हमारे थूक में एल्कलाइन सलाइवा होता है, तो हमें पेंटोसिड और दूसरे तरह के एंटासिड गोलियां जो रोज आदत पड़ जाती है वो कम खानी पड़ती है। कभी भी खाना 15 से 20 बार चबा के खाएं। तभी मैं एक कहावत बोलता हूँ, ड्रिंक योर फूड। इतना चबाइए खाने की, इतना कि वो तरल हो जाए और आप पी लें उसको। और पानी को हमेशा च्यू कीजिए, यानी कि मुंह में थोड़ी देर पानी को रखिए ताकि ये सलाइवा उसमें घुल जाए और फिर पीजिए, ताकि बैठ के सुकून से पीजिए, ताकि हमारी बॉडी में जो ऑर्गन्स है ना, स्पेशली किडनी जो छानती है, वो उस रिलैक्स पोजीशन में हो कि उसको ब्लड फ्लो पूरा मिले। तो उससे हमारा पानी एक डिटॉक्स का काम करता है। इसीलिए आराम से बैठ के मुंह में थोड़ी देर रख के खाना पानी पीना चाहिए। इसलिए हमेशा ड्रिंक योर फूड च्यू योर वाटर, इस मंत्रा मूल मंत्रा को फॉलो कीजिए। अब बात करते हैं करेक्शन की। अब हमने बीमारियां कारण समझ लिया, डाइट के कारण समझ लिए, चार जो हमें बढ़ा रहे। अब बात करते हैं क्या करें कि इसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम को प्रिवेंट करें। इसके दो बेसिस हैं। कैलोरी रिस्ट्रिक्शन, अब हम देख रहे हैं ना, ज़्यादा खा रहे हैं, फ्रिक्वेंट खा रहे हैं, ज़्यादा कैलोरीज खा रहे हैं। ज़्यादा फ्रिक्वेंट ईटिंग के लिए हमारी बॉडी नहीं बनी है, तो हमें कैलोरीज को रिस्ट्रिक्ट करना है और बीच बीच में इंटरमिटेंट फास्टिंग को यूज़ करना है। इसी से हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम के टाइम बम को डिफ्यूज़ कर पाएंगे। इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं यहाँ दो साइंटिस्ट की बात करूंगा। सबसे पहले तो डॉक्टर ओटो वारबर्ग। मैंने वारबर्ग इफेक्ट की बात की थी जब मैंने माइटोकॉन्ड्रिया के डैमेज की था। इनको 1926 में वारबर्ग इफेक्ट बताने के लिए नोबेल प्राइज मिला था। इन्होंने ये बताया था कि हमारी बॉडी में जितनी रिएक्टिव ऑक्सीडेटिव स्पीशीज हैं, यानी जो कैंसर सेल्स हैं, उनको शुगर बहुत पसंद है, नॉर्मल सेल्स से 10, 20, 30 गुना। तो जितना आप शुगर खाओगे उतना कैंसर सेल्स शुगर खाएंगे और उतनी तेजी से वो बढ़ेंगे। ऐसी रिएक्टिव ऑक्सीडेटिव स्पीशी, ऐसी माइटोकॉन्ड्रिया में जो एक्यूमुलेटेड डैमेज है वो बढ़ता जाएगा, जो हमने बात की थी पहले। तो इसी वार्बर इफेक्ट के लेकर हमने पेट स्कैन नाम की एक फुल प्रूफ, एक बहुत ही कारगर एक डायग्नोस्टिक टेक्निक भी बनाई है, जिसमें हम क्या करते हैं, ग्लूकोज इंजेक्ट कर देते हैं बॉडी में, रेडियो एक्टिव। वो ग्लूकोज जो है नॉर्मल सेल्स से ज़्यादा कैंसर सेल्स खाएंगे, तो वो ज़्यादा खाएंगे तो ज़्यादा लाइटन अप हो जाएंगे, तो फिर उनकी इमेजेस ले लेते हैं। इससे हम पूरी बॉडी में बता सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे कैंसर सेल्स। और ये हम कैंसर सेल्स में हम अपनी क्लिनिक में बहुत यूज़ करते हैं इस टेस्ट को, ताकि हम पता लगा पाएँ कि मेटास्टेसिस कहाँ कहाँ हो गया और हमने क्या डिसीजन लेना है, सर्जरी के लिए हम जा सकते हैं या नहीं जा सकते, वो भी कैंसर में हम इसी टेस्ट से डिसाइड करते हैं। अब समझ आया शुगर कितनी पसंद है आपको, बीमारी के सेल्स को और कैंसर सेल्स को। और ये आपकी सामने जो भर भर के आप दिन में 3-3 कप चाय, 4-4 कप चाय पीते हो ना, बार बार शुगर ठोकते रहते हो, इसको स्वैप कीजिए। अब आप समझ पा रहे होंगे क्यों हम प्रोत्साहन प्रोग्राम में चाय के पीछे, और आपका फेवरेट टाइम पास कितना आपको बीमारियां दे रहा है। सिमिलरली आजकल गर्मियों में आपको खाने के बाद जो आइसक्रीम हो जाए, पापा को कुल्फी जो खाना है, ये देखिए आपके सामने की कुल्फी, चीनी के अलावा इसमें बहुत सारे केमिकल्स हैं जिसको हम जीनो एस्ट्रोजन कहते हैं। अभी बात करेंगे इसकी बाद में जब मोटा। इसीलिए आइसक्रीम बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी बास्किन रॉबिन्स के मालिकों ने कंपनी बेच दी है, अपने शेयर निकाल लिए हैं और खुद एक आइलैंड पे घर लेके अपनी वीगन हो चुके हैं और अपनी फल सब्जियां खुद उगा रहे हैं। इनके बारे में आप खुद पढ़ सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, ओशन रॉबिन एंड जॉन रॉबिन्स। क्योंकि इनकी फैमिली में इतनी बीमारियां आ गई, ओशन रॉबिन्स के पिताजी इतनी बीमारियों से ग्रस्त होकर
मृत्यु को पा गए कि इनके दादा ने और इन्होंने मिलके अब किताबें लिखनी शुरू की हैं, खुद भी वीगन हो गए हैं और दुनिया को भी वीगन होने की सलाह दे रहे हैं। क्यों हम इतना इंसुलिन की बात कर रहे हैं, समझिए। जैसे ही आप कुछ भी खाते हैं, चाहे वो मीठा हो चाहे नमकीन हो, लेकिन वो ब्रेक डाउन होता है जाके हमारा ग्लूकोज, बेसिक। फ्रूट्स में सुक्रोज होती है, उसका मेटाबॉलिज्म थोड़ा अलग है, लेकिन ग्लूकोज में ब्रेक डाउन होने के बाद जैसे ही हमारी जबान पे ग्लूकोज जाता है, क्योंकि उसको पचाना है, तो हमारे पैंक्रियाज इमीडिएटली इंसुलिन छोड़ते हैं। इंसुलिन क्या है? फैट स्टोरिंग हार्मोन, इसको याद रखिएगा। तो हमारी बॉडी में जितनी बार हम खाना खाएंगे उतना इंसुलिन बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और जब हम खाना नहीं खाते, यानी गैप से खाते हैं, भूख लगने पे खाते हैं, तब हमारा इंसुलिन घटता है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होती है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम का बेसिस हमने बोला ना, इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये आपके सामने ग्राफिकली इसको प्रेजेंट कर रहे हैं। जो सबसे पहला ग्राफ है सबसे ऊपर, ये आप हैं जो आज फॉलो कर रहे हैं। ये हमने डिनर किया, डिनर के बाद आइसक्रीम खा ली, अब थोड़ी देर बाद खाना पचा, सुबह के टाइम 3 4 5 बजे के आसपास थोड़ा सा फैट बर्निंग, जब इंसुलिन थोड़ा कम हो गया, वो अपना काम कर चुका है। फिर सुबह उठते ही चाय, फिर नाश्ता, फिर दोपहर का कुछ स्नैक्स हो जाए, लंच हो जाए, लंच के बाद शाम का स्नैक्स, फिर डिनर, डिनर के बाद आइसक्रीम या चाय या कुछ भी। तो इस तरह से आप पूरा दिन इतनी फ्रीक्वेंटली खा रहे हैं जिसके लिए आपकी बॉडी बनी नहीं है, और हमेशा इंसुलिन हाई रहता है। और लोग बोलते हैं हम कुछ नहीं खाते फिर भी मोटे हो। अरे कुछ नहीं क्या, इतनी बार तो आप चाय पी लेते हो, और एक कप चाय 300 कैलोरीज रखता है, यानी 3 किलोमीटर की सैर। ये तब जब उसके साथ आप रस नहीं खा रहे हो। सुबह उठते ही तो चाय रस चाहिए, हमारा फेवरेट नाश्ता, पता नहीं क्या उसमें सौगात है। उसके बाद जो इंटरमीडिएट फास्टिंग हम फॉलो करते हैं प्रोत्साहन प्रोग्राम में भी, 16 घंटे 8 घंटे की विंडो अगर आप करते हैं, बिना मेहनत के आप वेट लूज कर सकते हैं। कैसे? या आपने, इसको हम 1 मील ए डे प्लान भी बोलते हैं, या 2 मील्स ए डे प्लान भी। आपने खाना खाया, उसके बाद 16 घंटे तक आप कुछ नहीं खा रहे, तो उस 16 घंटे में आपकी इंसुलिन लेवल कम हो रही है। इंसुलिन फैट स्टोरिंग हार्मोन है, तो इंसुलिन लेवल जब कम हो रहा है, तो इंसुलिन लेवल कम होगा तो बॉडी फैट बर्न करने लगेगी, फैट को यूज करेगी। ऐसे ही ये इतना कारगर तरीका है, और ये मेरी मदर तो रोज करती है, और उन्होंने अपनी HbA1c 7.2 से 7.8 से 6.2 ले आई है 3 महीने में, बिना किसी दवाई के। कोई होम्योपैथिक दवाई भी नहीं दी उन्हें हमने। तो ये 16 8 घंटे वाला सिंपल सा फॉर्मूला है, इसमें से ज़्यादा टाइम तो आपका सोने में निकल जाएगा। फास्टिंग के बारे में हमने पूरा एक वीडियो डिटेल में हमारे यूट्यूब चैनल पर डाला है, वो आप देख सकते हैं बाद में। और जब लॉन्ग टर्म फास्टिंग करते हैं, जैसे मैं, कल एकादशी है बाई चांस 15 तारीख को, तो मैं एकादशी पे 24 घंटे वाटर फास्ट करता हूँ, मतलब सिर्फ पानी पे होता हूँ 24 घंटे। तो आपने कल खाया खाना, उसके बाद आप ट्रिगर कर रहे हो, आपकी इंसुलिन इतनी कम चले जाती है। इस मेथड को यूज करके 15 दिन में एक बार मैं ये फास्ट करता हूँ, वेट बढ़ ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं उठता मोटापा आ जाए अगर ये यूज, क्योंकि इंसुलिन लेवल इतना नीचे रहेगा। ये पिक्टोरियली आपको समझा देता हूँ। अगर आपने ये समझ लिया तो आपने मेटाबॉलिक सिंड्रोम पूरा समझ लिया और सभी बीमारियों का जिस समझ लिया। ये डायबिटीज का फलसफा समझ लो इसको, और मेटाबॉलिक सिंड्रोम का भी फलसफा। जब भी हम खाना खा रहे हैं, मैंने बोला ग्लूकोज आया, ये ग्लूकोज आया इंटेस्टाइन से। ध्यान दीजिएगा, यहाँ एरो सिंगल साइडेड है। ये ग्लूकोज आते ही हमारे पैंक्रियाज ने ये इंसुलिन सेक्रेट किया, इंसुलिन सेक्रेट किया। अब ये ग्लूकोज क्या करेगा? ग्लूकोज यूज होगा मसल्स में, हमारा काम करने के लिए, ब्रेन में, सभी सेल्स में यूज हो। बट एक तो हम ग्लूकोज की मात्रा ही ज्यादा ले रहे हैं जरूरत से, इतनी ज्यादा बार खा रहे हैं, तो इंसुलिन बार बार बढ़ रहा है। दूसरा, हम एक्सरसाइज तो करते नहीं, सिटी पे बैठे रहते हैं, हमारे मसल यूज ही नहीं होते। तो ये वाला जो जो एरो है ना, जहाँ ग्लूकोज बर्न हो रहा है, ये तो कट्टा मार दो यहाँ पे, ये यहाँ पे बर्न ही नहीं हो रहा। अब ग्लूकोज एक्स्ट्रा पड़ा है यहाँ पे ब्लड में। अब बॉडी चाहती है आपका ग्लूकोज आपके लिए नुकसान दे, अगर वो ब्लड में घूमता है। जैसे हमने बात की मेटाबॉलिज्म सिंड्रोम की, अगर ग्लूकोज रहेगा ब्लड में तो हमारे को इन्फ्लामेशन रहेगी, बॉडी बचाना चाहती है। मैं कह रहा हूँ सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म है बॉडी के पास, बॉडी को पता है कैसे ठीक करना है, तो वो चाहती है इसको कम तो करें किसी तरह। बट उसको, इसको दो तरीके हैं कम करने के। एक तो आपकी स्किन के नीचे चर्बी डाल देती है, फैट में कन्वर्ट कर लेती है इसको। दूसरा, इसको लिवर के पास भेज देती है। ये एरो देखिए, इसमें दो तरह के, दोनों तरफ के एरो हैं, मार्क्स। इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। इंसुलिन सारी शुगर को कन्वर्ट कर देता है फैट के फॉर्म में, से ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। लोग कहते हैं ना, डायबिटीज से पहले आप जानेंगे, जिनको डायबिटीज होते हैं उनका ट्राइग्लिसराइड लेवल हमेशा हाई रहता है। तो ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ के ये लिवर हमारा स्टोर कर लेता है ग्लाइकोजन में फ्यूचर के लिए। अब हम सोचते हैं कि बॉडी तो इसी तरह से प्रिपेयर थी ना, जैसे पहले होता था कि भाई कभी फसल अच्छी हुई, कभी स्टारवेशन हो गई, कभी फेमाइन आ गया, कभी सूखा पड़ गया, कभी, तो बॉडी तो इसी तरह निर्मित थी, इंसान को जिंदा तो रखना ही था। कभी शिकार मिला कभी नहीं मिला,
तो ये लिवर में जो जमा जमा हुआ फैट है, इसको दोबारा यूज करके हम ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लेते थे। इसको कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी फैट को दोबारा ग्लूकोज में कन्वर्ट करना। फिर हमारी बॉडी इसको यूज करती थी, मसल सेल्स या जो भी सेल। लेकिन आज की लाइफ में हम इतना खा रहे हैं, इतना खा रहे हैं कि वो सूखा तो कभी पड़ ही नहीं रहा। हमारी तिजोरी तो भरी जा रही है, भरी जा रही है ग्लूकोज से और फैट से। इसीलिए आप देखेंगे एडल्ट्स में 70% से ज़्यादा लोगों को फैटी लिवर है। और आज की डेट में शराब से ज़्यादा खराब ये चीनी हो गई है। और नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज हमारे समाज में, यानी कि सिरोसिस, बिना शराब पिए हुआ सिरोसिस इतना बढ़ता जा रहा है लेडीज में खासकर। तो अब समझे आप कि जब आप खाना नहीं खाते हो या कम खाते हो या देरी से खाते हो, किस तरह से यही ट्राइग्लिसराइड को आप कम कर रहे हो। अब इसको समझ लीजिए, आपने इसी पूरे एक मेथड को यूज करके अपना कोलेस्ट्रॉल कम कर लिया, अपना फैटी लिवर कम कर लिया, अपने क्लॉट बनने की संख्या को, जिससे हार्ट डिजीज होती है, स्ट्रोक होता है, वो कम कर लिया, अपनी ओबेसिटी को कम कर लिया, अपनी डायबिटीज को कम कर लिया। आप समझ रहे हो कि हम अलग अलग बीमारियां अलग अलग डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, बट गलती कहाँ कर रहे हैं, इस मेजर पार्ट पे इतना फ्रिक्वेंटली खाने लग गए हम। डाइट में सेकंड स्टेप हमने बोला था इंटरमिटेंट फास्टिंग। डॉक्टर योशिनोरी ओसुमी को, ये सेकंड हमारे साइंटिस्ट हैं जिससे इन्होंने बताया, नोबेल प्राइज इनको मिला 2016 में। इन्होंने बताया कि अगर हम फास्टिंग करते हैं लॉन्ग टर्म, तो हम ऑटोफेगी को ट्रिगर करते हैं। ऑटोफेगी का मतलब है सेल्फ ईटिंग। हमारी बॉडी हमारे ही बीमारी वाले सेल्स को, कैंसर सेल्स को और मेटाबॉलिक रिएक्टिव ऑक्सीडेटिव स्पीशीज को खा जाती है। जिन सेल से हमें बीमारी मिलती है उसको हम फास्टिंग यूज करके मार सकते हैं। जैसे जैसे हम फास्टिंग का टाइम बढ़ाते हैं, वैसे वैसे इंसुलिन नीचे आती है और ऑटोफेगी ट्रिगर करती है। यही कारण है मैं एकादशी का फास्ट रखता हूँ। मैं एक अथीस्ट आदमी हूँ, मैं कभी मंदिर नहीं जाता हूँ, लेकिन फिर भी मैं ज़रूर पिछले 2 साल से कोई भी एकादशी फास्ट मैंने छोड़ा नहीं। और हर एकादशी फास्ट में मैं 24 से 48 घंटे वाटर फास्ट ज़रूर फॉलो करता हूँ, कभी 24, कभी 36, कभी 48। इसीलिए इससे आपकी एजिंग भी कम होती है, आप जवान दिखने लगते हो, पतले तो आप हो गए ही होगे। जैसे जब हमने माइटोकॉन्ड्रिया की बात की थी, जब हम ऑटोफेगी में ट्रिगर करते हैं, मतलब भूखे रहते हैं, जो खराब सेल्स हमने इकट्ठे कर लेते हैं, जो हमने मेटाबॉलिक सिंड्रोम में रह के खराब माइटोकॉन्ड्रिया या म्यूटेशन आ गई थी, उसको बॉडी जो है यूज अप कर लेती है, इसको खा जाती है। और इसको खा के जो इससे कच्चा माल निकलता है, यानी अमीनो एसिड, फैटी एसिड, जो भी इससे बचते हैं, उससे फिर नए सेल्स बनाती है। जैसे आप घर में रेनोवेशन करते हो ना, पुरानी चीजें तो लेके, पुराने फर्नीचर को नया सनमाइका लगा के रेनोवेट करते हो ना, उसी तरीके से बॉडी नए सेल्स रिन्यू करती रहती है। तो जब आप फास्टिंग करते हो, आपके नए सेल्स बेहतर बनते, अच्छे बनते। ये सब बीमारियों में फास्टिंग आपके सामने एग्जॉस्टिव लिस्ट है। कोई मर्जी बीमारी का नाम ले लीजिए, हम तो बहुत यूज करते हैं हमारे प्रोत्साहन प्रोग्राम में। कैंसर्स के लिए, ऑटो इम्यून डिजीज के लिए फास्टिंग का मेथड, इवन एल्जाइमर में बहुत बड़ा रोल है। तो हम तो अपने सभी पेशेंट जो हमारे पास आते हैं, दवाइयों के साथ साथ इस तरह से होलिस्टिक अप्रोच उनको बताने की कोशिश करते हैं। और ये बात भले ही हमें डॉक्टर योशिनोरी को 2016 में दिया, बट आज से 1500 साल पहले ही महर्षि वाघभट्ट इसको अष्टांग हृदयों अपनी किताब में सूत्र के रूप में लिख गए हैं। उनका मानना है कि फास्टिंग से हम बहुत सी बीमारियों से जीतते हैं, बल्कि फास्टिंग से हमें माइंड एक्टिव होता है, लिथार्जी नहीं होती, और भी तरीके। अब हम गलती कहाँ कर रहे हैं, हमारी डाइट आपके सामने है जो आज आप ले रहे हो। 70% खाना आपका बेकार के न्यूट्रिशन के, जहाँ पे बिल्कुल जीरो न्यूट्रिशन है, थोड़ा सा बस कैलोरी के रूप में आप खा रहे हो। और हमारा होना क्या चाहिए पिरामिड ऐसा कि हमारा 70% खाना तो सब्जियों से, रॉ वेजिटेबल से, नट्स से, सीड से आना चाहिए, लेग्यूम से आना चाहिए, स्प्राउट से आना चाहिए। और फिर भूख लगे, थोड़ा सा बच जाए, फिर आप दूध दही अंडे आप लेना चाहो, मैं तो नहीं वो करता, लेकिन फिर आप अनाज को डाल सकते हो अगर आपको ज़रूरत लगती है। ये अगेन आपके दिनचर्या पे डिपेंड करता है। आप बहुत एक्सरसाइज करते हो, मेरी तरह बहुत भाग दौड़ करते हो, एक तामसिक जीवन, मेहनत वाला जीवन जीते हो, तब आप अनाज की मात्रा को बढ़ा सकते हो। अगर आप सिडेंट्री लाइफस्टाइल जीते हो, सात्विक रूप से हमारी तरह कुर्सी पे बैठ, जिसे कहते हैं ना, वो सात्विक रूप से जैसे बोलते थे ब्राह्मणों वाला, जो जैसे हमारे वर्ण व्यवस्था है ना हिंदू धर्म में, वो वर्ण व्यवस्था कास्टिज्म नहीं है, वो इस स्पेसिफिक चीज से ही डिजाइन की, इतनी साइंटिफिकली हमारा सनातन धर्म बोलता है ना, गीता में भी। तो अगर आपका काम है ब्राह्मणों वाला, सिटिंग पे बैठ के मेंटल जॉब यूज करनी है, मेंटल एक्यूटी
तो आपको सात्विक भोजन खाना चाहिए, कम अनाज इस्तेमाल करना चाहिए। तो अब मैं सारा समराइज कर देता हूँ कहाँ हमने डाइट को ठीक करना है। हमें कैलोरीज नहीं गिननी सिर्फ खाना खाने के लिए, हमें न्यूट्रिशन गिनना है। तो जब कच्चा खाना खाएंगे हमें न्यूट्रिशन मिलेगा, हम हर्ब्स का यूज़ करेंगे, रूट्स का यूज़ करेंगे, उससे हमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी मिलते हैं, क्योंकि इन्हीं में सारे विटामिन मिनरल्स न्यूट्रिशन, इसी से हमारे इम्यून सेल्स भी बेहतर काम करते हैं। बट आप कच्चा खाते कितना हो, अपने आप से सवाल पूछो। दूसरा, हमें सफ़ेद रंग से, जितना हम सफ़ेद रंग से दूर जाएंगे उतनी हमारी ज़िंदगी भी रंगीन हो जाए। तो शुगर, सॉल्ट, गेहूं, मैदा कम कर दीजिए। फिर भी अनाज खाना है तो मिलेट्स का उपयोग कीजिए, रंगीन आटो। एनिमल प्रोडक्ट से तो कम्प्लीटली ना, प्रोसेस्ड फूड ज़ीरो, क्योंकि उनमें नमक और चीनी आर्टिफिशियली बहुत ज़्यादा होता है। माइंडफुल ईटिंग, खाने में एक भी गस्सा डालने से पहले, एक भी निवाला लेने से पहले सोचिए क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, हमारा पिछला खाना पचा है या नहीं, इसको हम चबा के खा रहे हैं टोटली, और सही में हमें खाने से कुछ हमारे सेल्स को बेहतरी होगी या डैमेज मिलेगा। और इंटरमिटेंट फास्टिंग का यूज़ कीजिए। अपनी कबर अपने दांतों से मत खोदिए, उसको खोदना बंद कीजिए। दूसरा, ट्रांजिट टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिपेशन सभी बीमारियों की जड़ है। मैं तो कहता हूँ सी फॉर कॉन्स्टिपेशन, शी फॉर कैंसर। मोस्ट ऑफ कैंसर पेशेंट में हमें कॉन्स्टिपेशन पहले से कई सालों से चलती मिलती भी है, और ऑटो इम्यून डिजीज में भी और भी। तो आप अपनी कॉन्स्टिपेशन को कैसे चेक कर सकते हो? बीट रूट खा के। अभी बीट रूट खा रहे हैं आप, 18 घंटे तक, 12 से 18 घंटे तक आपके मोशन में, स्टूल में ये निकल जाना चाहिए, कलर उसका चेंज हो जाना चाहिए। अगर आप 12 से 18 घंटे में आपका बीट रूट पास हो जाए तो इसका मतलब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम परफेक्टली काम कर रहा है, ठीक काम कर रहा है। स्मोकिंग, अल्कोहल ऑफ कोर्स। और एक और बात, 80% हम लोग जो हैं, अडल्ट पॉपुलेशन और बच्चे भी, क्रॉनिकली डिहाइड्रेटेड रहते हैं, हमें पता भी नहीं चलता इस बात का, क्योंकि एसी में बैठे होते हैं। तभी आप देखते हैं गर्मियाँ आते ही यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस कॉमन होने लगती हैं, क्योंकि हम इनफ वाटर नहीं पी रहे, और वाटर को ठीक से नहीं पी रहे। यही रिसर्च पेपर कह रहा है कि जब हम रॉ वेजिटेबल्स को यूज़ करते हैं, जैसे क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स, एलियम, गार्लिक, तो हम कितने एंटीऑक्सीडेंट और एंटी प्रोलिफरेटिव एक्टिविटीज़ उनकी यूज़ कर लेते हैं। हम कैंसर को अपनी डाइट से ही रोक लेते हैं, और सिर्फ कैंसर नहीं, मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ा लेते हैं, और रिएक्टिव ऑक्टेजेड स्पीशीज जो हमें मेटाबॉलिक डैमेज दे रही है उसको भी ठीक कर लेते हैं। और एडिशनल बेनिफिट क्या है, हम अपनी गट माइक्रोबायोम, यानी कि जो हमारी गट में 6 मीटर के इंटेस्टाइन में माइक्रोबायोम रहता है, जो हमारे लिए बहुत कारगर हेल्पफुल बैक्टीरिया रहते हैं, जहाँ से हम जो भी खा रहे हैं, जो भी जहर हमारे अंदर जा रहा है, चाहे मिलावट के रूप में जा रहा है, चाहे हमारे फूड पेस्टिसाइड केमिकल्स के रूप में जा रहा है, वो हमें एब्जॉर्ब भी नहीं होते, क्योंकि इंटेस्टाइन के ऊपर एक लेयर बन जाती है, प्रोटेक्टिव माइक्रोबायोम्स होते हैं। तो जो खाना हमने बताया, रॉ वेजिटेबल्स, रॉ फ्रूट्स, ये सब हमारे गट माइक्रोबायोम की हेल्थ को बढ़ाते हैं। इस तरीके से जब रंगीन वेजिटेबल्स, फाइबर जो हम पहले भी बात कर चुके हैं, ये इस तरह से हमारे गट माइक्रोबायोम को सेव कर लेते हैं। तो हम केमिकल से तो बच नहीं सकते आज के ज़माने में, लेकिन वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होते, और ऑटो इम्यून डिजीज़ और बाकी बीमारियों को ट्रिगर नहीं करते। ये सब जो हमने लिस्ट रखी है आपके सामने, ये हम यूज़ करेंगे जब पेट भरेंगे ना अनाज के बिना। जब वो 70% हटा दोगे, अनाज, दूध, गेहूँ, मीठा, तो आपको पेट तो भरना है, तो आप ये सब खाओगे। इससे आपको नेचुरली आपका गट माइक्रोबायोम भी इम्प्रूव होगा, और नेचुरली आपको एंटीऑक्सीडेंट्स भी मिलेंगे, विटामिन भी मिलेंगे, कोई भी सप्लीमेंट लेने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये सब जो आपके सामने फूड हमने रॉ फॉर्म में खाएंगे तो ट्रिप्टोफैन भी मिलेगा। ट्रिप्टोफैन से ही हमारे ब्रेन में सेरोटोनिन बनता है, हम खुश रहते हैं, हमारी नर्व्स ठीक काम करती है, हम डिसीजन मेकिंग में बेहतर काम। तो नट्स, सीड्स, रॉ वेजिटेबल जो हमने अपनी डाइट में ऐड किया है, ये मेरा रोज का नाश्ता होता है। अब आप इसको कंपेयर करो अपने नाश्ते से, तो मेरा सुबह सुबह ही इतना ट्रिप्टोफैन, इतना न्यूट्रिशन, इतना फाइबर मेरे को मिल गया। ये जितने रंगीन आपकी प्लेट होगी, ये मेरी प्लेट्स हैं सारी, ये कोई नेट से नहीं ली हुई, मेरी प्लेट्स हैं। जो इतना नट्स, इतना सब मिल जाएगा जब आपको एक ही बार, तो अनाज के बिना खाओगे तभी पेट इनसे भरोगे ना, तो ऑटोमेटिकली बीमारियों को खत्म कर। अब आते हैं दो कारण जो एक्सरसाइज से रिलेटेड है इंसुलिन। ओबेसिटी, जो हम शान लेके फैट का लोथड़ा बन के घूमते रहते हैं ना, हम तो खाते पीते घर के हैं जी, जिसको हमने सोशली इतना एक्सेप्टेंस दे दी। मोटे को मोटा बोलना चाहिए, उसको बताना चाहिए तू मोटा है। और मोटापे को, मैं ये बॉडी शेमिंग की बात नहीं कर रहा, फर्स्ट एक्सेप्टेड कि मोटापा है मुझे, क्योंकि ओबेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल डिजीजेस। और जब आप एक्सेप्ट करेंगे तब उसको डिक्रीज करने के पीछे जाएंगे। उसको, इसका कोई कोई इसमें कोई सोशल एक्सेप्टेंस नहीं होना चाहिए, कोई प्लस साइज कपड़े नहीं आने चाहिए, बताना चाहिए कि आप मोटे हो और आपको कम होना है।
आजकल हमारे बच्चे 70% स्कूल गोइंग किड्स, रिसर्च है, मोटे हैं। जब भी आपकी कमर आपकी हाइट से इंचेस में, मान लो आपकी हाइट है 60 इंच, यानी आप 5 फुट के हो, तो आपकी कमर कभी भी 30 इंच से ऊपर नहीं होनी चाहिए, हमेशा 50% से कम रहनी चाहिए। अगर ये बेसिक फॉर्मूला फॉलो करोगे तो आप बीमारियों से, मेटाबॉलिक सिंड्रोम से बचे रहोगे। जितनी ये ऊपर उतना आपका नुकसान। दूसरी बात, बॉडी फैट परसेंटेज, फीमेल्स की मैक्सिमम 30%, मेल्स में 20%। और बीएमआई तो आप नाप ही सकते हो, आपके सामने चार्ट है। बीएमआई हमेशा आपका, इसमें 25 का है बट मैं आइडियली 22 से नीचे कहूँगा, 22 से नीचे आपका बीएमआई मेंटेन होना चाहिए। इसको कैसे नापते हैं? केजी में अपना वेट और मीटर में अपनी हाइट, मीटर का स्क्वायर। इसको आप फार्मूला है, अपना बीएमआई नाप के आपके सामने आ जाए। हमारा मेटाबॉलिज्म इस तरह से काम करना चाहिए कि हमारा ओबिसिटी यानी फैट को जलाए, इस तरह से नहीं कि उसको इकट्ठा करे। और ये आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं अपने आप को। जैसे ही हमारा नौकरी लग गई, हमारा काम सेट हो गया, शादी हो गई, बच्चे हो गए, हम कमाने लग गए, तो भाई क्या हमें ये एक्सेप्टेंस है कि ये सब मिल गया तो हम मोटे होंगे ही होंगे? क्यों भाई, ऐसा क्यों है हमारे समाज में? क्यों पियर शेप्ड बॉडी हम लेडीज लेके घूम रही हैं और एप्पल शेप्ड बन गए हैं हम लोग मेल्स? क्या क्या वजह है? क्यों हमने इसको सोशली एक्सेप्टेंस दे दी है? ये देखिए कितने बच्चे बचपन से ही, हम आज आप स्कूल जाओ, किसी बच्चे 5वीं क्लास के बच्चों में आपको 70% ओबीज मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो माँ बाप का खाना फॉलो कर रहे हैं, माँ बाप की आदतें फॉलो कर रहे हैं, पूरी फैमिली एक सा खाना खा रही है। तो जेनेटिक डिजीज नहीं है, एपीजेनेटिक्स, आप उनके जीन्स स्विच ऑन कर रहे हैं बीमारियों वाले। ओबेसिटी देख लीजिए, मदर ऑफ ऑल डिजीज, जो मर्जी नाम ले लो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी ओबेसिटी वहां जरूर कार है। कोई भी नाम लो बीमारी का, कैंसर ले लो, हार्ट डिजीज ले लो, स्ट्रोक ले लो, आर्थराइटिस ले लो जो बहुत कॉमनली आजकल हो गया, लेडीज में ऑस्टियोपोरोसिस ले लो। इतना कि सेकंड प्रिवेंटेबल कॉज है ओबेसिटी स्मोकिंग के बाद। तो आप समझ सकते हो कि, और धीरे धीरे फर्स्ट बनता जा रहा है स्मोकिंग के बाद, और धीरे धीरे ओबेसिटी फर्स्ट बन रहा है, क्योंकि ओबेसिटी एपिडेमिक के थ्रू हम लोग जा रहे हैं। कैसे ये इंसुलिन रेजिस्टेंस करता है? देखिए, ये फैट सेल है आपकी बॉडी में, फैट तो सबके होते ही है स्किन के नीचे। जब इस फैट में ज़्यादा फैट इकट्ठा होगा तो ये इंसुलिन का रेजिस्टेंस कैसे होता है? यहाँ इंसुलिन का रिसेप्टर होता है। यहाँ पे हम हर सेल के ऊपर एक इंसुलिन का रिसेप्टर है, जहाँ जाके इंसुलिन लगती है, वो एक ताला खोलती है जिससे ग्लूकोज अंदर जाता है। तो जब हमारा सेल का शेप बड़ा होगा, बिगड़ेगा, ऐसे ही इस रिसेप्टर का शेप बिगड़ जाता है। अब ये ताले की शेप मैंने चेंज कर दी तो वो चाबी लगेगी दोबारा, तो वो इंसुलिन इसको अटैच नहीं हो पाती और फिर शुगर इसके अंदर जा नहीं पाती। इस तरह से जब तक ये ताला खुलेगा नहीं तब तक ग्लूकोज अंदर जाता नहीं है सेल के, और सेल उसको यूज नहीं कर पाता, तो वो ब्लड में घूमता रहता है। और मोटापे का इंसुलिन रेजिस्टेंस तो दे दी, दूसरा कारण जीनोएस्ट्रोजन, जो भी हम खा रहे हैं, जो भी केमिकल्स हमारे शरीर में जा रहा है, चाहे वो पेस्टिसाइड से है, चाहे कि हम मोटापे की वजह से है, या किसी भी वजह से जो भी हमारे अंदर ये पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स एंटर कर रहे हैं ना, जो हमें ब्रेस्ट कैंसर, यूट्राइन कैंसर, वेरियस अदर कैंसर और हार्मोनल इम्बैलेंस, मेल ब्रेस्ट, बहुत कुछ दे रही हैं, ये यहाँ से आ रही। अब आपके सामने है कितना केमिकल्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, मीट प्रोडक्ट्स, ब्यूटी केयर, पेस्टिसाइड, माइक्रोवेव का यूज़, प्लास्टिक कंटेनर्स और टॉयज का यूज़, यहाँ से हमें केमिकल मिलते हैं। ये केमिकल कहाँ, पतले क्या क्या बीमारियाँ देते हैं, इतनी सारे कैंसर देते हैं। और ये कहाँ स्टोर होते हैं हमारी बॉडी में? एक तो इन जीनोएस्ट्रोजेंस की हाफ लाइफ बहुत लंबी है, ये केमिकल जल्दी बायोडिग्रेडेबल नहीं है प्लास्टिक की तरह। प्लास्टिक को भी हजारों साल लगते हैं ना गलने में, ऐसे इन केमिकल्स को भी बहुत टाइम लगता है गलने में। और ये कहाँ स्टोर होते हैं हमारी बॉडी में? फैट के अंदर। यानी जितना आपके पास फैट है उतना ही आपके अंदर ये डिजीज को यानी ईस्ट्रोजन को ट्रिगर करने वाले केमिकल स्टोर्ड है। और उतना ही टाइम, जैसे ईस्ट्रोजन केमिकल तो एक दे ही रहे हैं, मोटापा, इंसुलिन रेजिस्टेंस तो दे ही रहा है, हमारी इन्फ्लामेशन तो बढ़ा ही रहा है, साथ साथ वही मोटापा, उसी मोटापे चर्बी के अंदर हमारे ये ईस्ट्रोजन को ट्रिगर करने वाले जो केमिकल्स हैं वो भी उसमें स्टोर्ड हैं। तो स्टोर रहने की वजह से बॉडी में पड़े हुए हैं, तो आपका फैट एक तरह से उस केमिकल का स्टोर हाउस है, जो केमिकल आपको मिल रहे हैं। और इसीलिए हम देखते हैं कैंसर्स में पहले ओबेसिटी आती है, डायबिटीज आती है, फिर कैंसर बनता है। ऑटो इम्यून डिजीज में भी ऐसा ही होता है। अब बात करते हैं एक्सरसाइज की। एन इनएक्टिव सेडेंटरी लाइफस्टाइल जो आपको बहुत पसंद है, हमारी कुर्सी से बहुत प्यार है हमें, है ना, किस्सा कुर्सी का। सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग, आई ऑलवेज से, एंड एक्सरसाइज इज द किंग, न्यूट्रिशन इज द क्वीन, टुगेदर वी हैव ए हेल्दी एंड हेल्थ वेल्दी किंगडम। न्यूट्रिशन की बात हमने कर ली, डाइट की। अब बात करते हैं क्वीन की,
क्वीन की बात कर ली, सॉरी किंग की बात करते हैं एक्सरसाइज की। हम प्रोत्साहन प्रोग्राम में बहुत सारी टाइप के अलग अलग एक्सरसाइज सिखाते हैं हमारे मेंबर्स को, और वो एक्सरसाइज उनकी बीमारी के ऊपर जो है आधारित, उनके लिए टारगेटेड होते हैं। हम जैसे एग्जांपल है, थायराइड पेशेंट को हम ज़्यादा एरोबिक के लिए बोलते हैं, डायबिटीज पेशेंट को हम ज़्यादा मसल ट्रेनिंग के लिए बोलते हैं, वेट ट्रेनिंग के बोलते हैं। और ये मैं पर्सनली खुद डेमो क्लासेस लेके लाइव खुद सिखाता हूँ मैं। तो इसीलिए प्रोत्साहन ग्रुप के जो स्पेसिफिक हमारे मेंबर्स हैं उनकी बीमारियां, वेट सब कम होता जाता है। और हमारे 4 बैचेस सक्सेसफुली, अब बहुत से लोग अपनी बीमारियां कम कर चुके हैं, 5वां बैच हम जल्दी ही इंडक्ट भी करने वाले हैं। इसको आप समझ गए ना, इस फिगर को, तो आप डायबिटीज को और मेटाबॉलिक सिंड्रोम को पूरी तरह समझ गए। जैसे पहले मैंने बताई थी फैट इकट्ठे करने की, ये दूसरी है, ये जिस्ट है हमारे मेटाबॉलिक सिंड्रोम। हमारी बॉडी में ये जो ग्रे लाइन देख रहे हैं, इसके नीचे जो है सेल का इंटीरियर, और इसके बाद ये ब्लड घूम रहा है, ब्लड इन कैपिलरीज। इसको आप एक फैक्ट्री की तरह समझिए। आप फैक्ट्री चलाते हैं, फैक्ट्री में आप लेबर रखते हैं, लेबर एक काम करती है, लेकिन उन सब की तनख्वाह कहाँ से आती है? जो माल आपने तैयार किया, उस माल को बेचने से आपको प्रॉफिट आता है, उससे आप तनख्वाह देते हो, है ना। तो यहाँ वो माल क्या है? हमारा कच्चा माल है ग्लूकोज। इस ग्लूकोज को कौन जलाता है? ये सेल। ये हमारी मार्केट है जहाँ पे हम जलाते हैं, सेल्स को बेचते हैं हम। लेकिन क्योंकि हम कुर्सी पे बैठे रहते हैं, आपका माल अगर बिकना बंद हो जाए फैक्ट्री में, मतलब मार्केट में, तो आप क्या लेबर को तनख्वाह दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। और आपका कच्चा माल भी यूज नहीं होगा, वो भी इकट्ठा होता रहेगा, है ना। उसी तरीके से हमारी बॉडी की ये लेबर है, ये जो इंसुलिन रिसेप्टर की मैंने बात की थी ना, ये वो ताला है जहाँ इंसुलिन जाके अटैच होती है, फिर ये चाबी खुलती है, तब ये ग्लूकोज सेल के अंदर एंटर कर पाता है और हमारा ग्लूकोज यूज कर पाता है। यही कारण है कि बहुत से लोग इंसुलिन लगा रहे होते हैं, फिर भी उनकी शुगर कम नहीं होती, क्योंकि इंसुलिन ने जिस ताले पे जाके लगना है वो ताला ही नहीं उनके पास होता। दूसरी बात, इसीलिए डायबिटिक पेशेंट थका थका महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास रिसेप्टर ही नहीं है इंसुलिन के, और उनका ब्लड जो है, उनका ब्लड में ग्लूकोज घूमे जा रहा है, बट वो ग्लूकोज जहाँ पे यूज होना है, एनर्जी जिस सेल्स ने लेनी है उससे एटीपी बनाना है, वो यूज ही नहीं कर पा रहा। तो उनके मसल्स थकने लगते हैं और इसीलिए उनका वेट लूज होने लगता है। क्योंकि जब शुगर हाई होती है तो फिर बॉडी ग्लूकोज से तो एनर्जी ले नहीं पाती, फिर फैट से एनर्जी लेने लगती है। यही कारण है। तो अब इसको बढ़ाना कैसे? बढ़ाना ऐसे, अपना कच्चा माल यूज करिए और पक्के माल को, मतलब मार्केट में अपना माल ज्यादा बिक्री बढ़ाइए। कैसे बढ़ाएंगे? कैसे बढ़ाते हैं? मार्केटिंग करके, है ना। तो हम कैसे इसको बढ़ा सकते हैं बॉडी में? यहाँ देखिए, हमें रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करनी है, यानी मसल्स को बोलना है कि एक्सरसाइज कर। इसीलिए लोग बोलते हैं बुढ़ापे में जिम नहीं जाना चाहिए। मैं बोलता हूँ बुढ़ापे में जिम जरूर जाना चाहिए। एक तो उससे आपको ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होगा, क्योंकि आप बोन से डिमांड बोलोगे, बोन से बोलोगे कि भाई खून ज्यादा जा। दूसरा, आप अपने इंसुलिन रिसेप्टर, उस लेबर को, यानी उस तैयार माल को बेचोगे तो लेबर ज्यादा रख लोगे ना फिर, क्योंकि प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो इंसुलिन रिसेप्टर अपने आप बढ़ जाते हैं जब आप जिम जाते हो, जब आप एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज करते हो, जब आप साइकिल चलाते हो। इसलिए वॉकिंग करना इज ए वेस्ट ऑफ टाइम। सिर्फ वॉक करके आप अपनी बीमारियों को ठीक नहीं कर सकते हो, ये याद रखिए। एक तरीके से, एक कंबाइंड तरीके से हमें सभी एक्सरसाइजेस को यूज करके हमें ये यूज करना चाहिए। जो हम स्पेसिफिकली होलिस्टिक अप्रोच की बात करते हैं प्रोत्साहन प्रोग्राम में, वो यही है। तो अब आपने समझा। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है? हम कच्चा माल, यानी जितना हम खाते हैं वो तो बढ़ता ही जा रहा है, कच्चा माल हमारे पास इकट्ठा बहुत ज्यादा कर लेते हैं। तैयार माल हम यूज ही नहीं कर रहे, एक्सरसाइज को यूज ही नहीं कर रहे हैं, एक्सरसाइज करते ही नहीं है, बैठे रहते हैं इस कुर्सी पे। तो आपकी फैक्ट्री का में कच्चा माल इकट्ठा हो ही जा रहा है, तैयार माल बिक नहीं रहा है, और लेबर जो है, धीरे धीरे आपको लेबर को छुट्टी करनी पड़ रही है, निकालना पड़ रहा है, क्योंकि प्रॉफिट नहीं। और यही तैयार कच्चा माल ही ग्लूकोज जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस दे रहा है। और ये इंसुलिन रेजिस्टेंस क्यों हो रही है? क्योंकि ये इंसुलिन के रिसेप्टर ही नहीं है। अब समझे आप पूरे मेटाबॉलिक सिंड्रोम के जिस्ट को, ये है। इसीलिए एक्सरसाइज करने से क्या होता है? अब ये फिगर देखिए उल्टा हो गई। जब हम एक्सरसाइज करते हैं फैट भी लूज होता है, फैट लूज होगा तो ये रिसेप्टर जो ताला था, इसकी शेप बदल गई थी, अब वापस अपने शेप पे आने लगती है, और फिर वही इंसुलिन इस पे अटैच होने लग जाती है। अब बात करते हैं लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट कारण की, स्ट्रेस। चिंता और चिता में सिर्फ एक बिंदु का ही फर्क होता है ना। और चिता तो चलाती है निर्जीव को मरने के बाद, चिंता आपको रोज 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 जलाती है। तो एक स्लो डेथ की तरह, स्लो पॉइजन की तरह कैसे काम करती है? जब हम चिंतित रहते हैं, क्रॉनिक स्ट्रेस में रहते हैं, तो हमारी बॉडी, हमारे जो एड्रिनल ग्लैंड है, हार्मोन सेक्रेट करते हैं, उसे कहते हैं कॉर्टिसोल। क्योंकि हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और एड्रिनल ये एक्सिस होता है। हाइपोथैलेमस हमारा इमोशन सेंटर होता है।
जब हम स्ट्रेस में रहते हैं तो वो एड्रीनल ग्लैंड को बोलता है कॉर्टिसोल सेक्रेट करो। कॉर्टिसोल क्या है? कॉर्टिसोल वही स्टेरॉयड है जो हम स्टेरॉयड के रूप में दवाइयों में भी खाते हैं। तो जो जो कुछ स्टेरॉयड खा के होता है ना, वो कुछ स्ट्रेस से भी होता है। तो एस फॉर स्टेरॉयड, एस फॉर स्ट्रेस। क्या होता है? बीपी बढ़ता है, बॉडी में सूजन रहने लगती है, इन्फ्लामेशन रहने लगती है, शुगर लेवल बढ़ जाते हैं। देखा है ना आपने, जो लोग स्टेरॉयड खाते हैं, कोविड में भी हुआ बहुतों के साथ, जिनको कभी शुगर थी वो एडमिट हुआ, स्टेरॉयड उनको हाई डोज दी गई, उसके बाद उनको शुगर आ गई। ऐसी आपकी इम्यूनिटी कम होती है, आपका बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होता है, किडनी पे डैमेज होता है। तो स्ट्रेस एक तरह से आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम कैसे देता है? शुगर बढ़ाता है, ओबेसिटी बढ़ाता है, और साथ ही साथ इंसुलिन के रेजिस्टेंस को बढ़ाता है। और स्ट्रेस रिस्पॉन्स के लिए हम बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ करते हैं। स्पेसिफिक ध्यान प्रोत्साहन प्रोग्राम में दिया जाता है, ब्रीदिंग टेक्निक्स पे, स्पेशली मेडिटेशन टेक्निक्स पे, और एक्सेप्टेंस और सोशल एक्सेप्ट। और फिर साथ साथ हम बैच फ्लावर थेरेपी भी यूज़ करते हैं, जो एक तरीका है हमारी लॉजिकल थिंकिंग को, जो हमारा ईगो आ जाता है, जो ब्लॉक कर देता है सोच को, उसको। ब्रीदिंग टेक्निक कैसे हमें हेल्प करती है? वो वेगस नर्व को, जो है वेगस नर्व को हैक कर देती है, हमारे ब्रेन को हैक कर देती है। हम सांस को स्लो करके हम अपनी हार्ट रेट और बीपी तक को कंट्रोल कर सकते हैं। और यही हम प्रोत्साहन प्रोग्राम में सिखाते हैं, वेरियस वीकली क्लासेस के जरिए, लाइव क्लासेस के जरिए। ये आप समझ पा रहे होंगे बैच फ्लावर और भगवत गीता का, दोनों का क्या कोरिलेशन है। जो भी हमारा प्रोत्साहन प्रोग्राम है, जिसमें हम ये 5 प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, डाइट, एक्सरसाइज, स्ट्रेस, एनवायरनमेंट और मेडिसिन, इसके पीछे की जो बेसिस है वो हमारे वेदों का कॉम्बिनेशन, वेदों का ज्ञान, मेरा 15 साल का एक्सरसाइज और मेडिकल एक्सपीरियंस, और ये इन डेप्थ रिसर्च जो हमने और डॉक्टर गरिमा ने की है। ह्यूमंस की जो बेसिक नीड्स हैं हेल्थ की, हम उस ह्यूमन हेल्थ की बेसिक नीड्स की परिपूर्ति करते हुए इसको डिज़ाइन करते हैं। तो उसी की तरह हमने इसको डिज़ाइन किया हुआ है, जो केमिकल एक्सपेक्ट, स्ट्रक्चर और इमोशनल एक्सपेक्ट, तीनों पे हम ध्यान देते हैं हमारे प्रोटोकॉल्स को यूज़ करके। और भगवत गीता हमारा सोर्स बुक है, इसी से हमने सारे प्रोटोकॉल डिज़ाइन। इवन 17वें अध्याय में डाइट के बारे में भी लिखा है ना, सात्विक, तामसिक और राजसिक खाना। जिस तरह की आपकी दिनचर्या है उस तरह से आपका खाना होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दिनचर्या तो आपकी सात्विक रूप से है, ब्राह्मणों वाला काम कर रहे हैं, और डाइट आपकी सबकी तामसिक हो रखी है, दूध पे, नॉन वेज पे और अनाज पे निर्मित, जैसे आपको बहुत मेहनत का काम करना। तो हमारी वर्ण व्यवस्था साइंटिफिकली डिजाइंड है, कास्टिज्म नहीं है वो। और दूसरा, हमने बहुत रिसर्च किया है, ये कुछ ब्लू जोन्स के बारे में जो मैंने पहले बात की थी। यहाँ पे लोग इन 6 ब्लू जोन्स, 5 ब्लू जोन्स हैं, इनमें लोग 90 साल से ज़्यादा बिना दवाइयों के जीते हैं। इसमें जापान में ओकिनावा, ग्रीस, ये लोग क्या करते हैं, ऐसा स्पेशल क्या कर रहे हैं? ये लोग इसी होलिस्टिक अप्रोच को अपना रहे हैं जो हमने प्रोत्साहन प्रोग्राम में अपनाई है। स्ट्रेस पे ध्यान देते हैं, सोशली एक्टिव रहते हैं, मूव करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, प्लांट बेस्ड डाइट लेते हैं, और आपस में मिल बैठ के बातचीत करते हैं, समाज का हिस्सा बनते हैं, इनकी लाइफ का पर्पस ढूंढ के उसको फॉलो करते हैं, और सिर्फ 80% खाना खाते हैं, और सोशल ऑर्स में जरूर जाते हैं। और इनकी डाइट, इन ब्लू जोन्स के लोगों की डाइट, अब इसको कोरिलेट कीजिएगा हमारी प्रोत्साहन डाइट। 65 से 70% डाइट इनकी कार्ब से आती है, कॉम्प्लेक्स कार्ब, जैसे नेचर ने हमें रॉ फॉर्म में दिया, ना कि हम उसको रिफाइन करके ओट्स को भी डब्बा बंद, पैकेट बंद ला के, ऐसे नहीं। 15% ये प्रोटीन खाते हैं, जो आपका मिथ है ना, हाई प्रोटीन लो कार्ब डाइट, जो आज सब डॉक्टर बेच रहे हैं, सब फार्मा कंपनी वो लेके आ गई हैं, दूध में घोलने वाला सिरप, और कैंसर पेशेंट को तो स्पेशली देते हैं। और 20% ये फैट खाते हैं, हेल्दी फैट, जो नट से आता है, ऑलिव ऑयल से आता है, कोकोनट बटर से आता है, नट बटर से आता है। ये खराब फैट नहीं, मक्खन, घी और सैचुरेटेड फैट नहीं खाते ये लोग। ये इनकी डाइट का जो मेजर हिस्सा है, शकरकंदी, बीन्स। अब कोरिलेट कीजिए, अगर जब हमने जो आपको प्रोत्साहन में डाइट बताई, फिश सिर्फ ओकोनेवा पीपल खाते हैं, वो भी लिमिटेड मात्रा में, वो भी ये स्टीम्ड फिश खाते हैं। और इंडिया में खैर कोई ब्लू जोन तो है नहीं, बट फिर भी कोरिलेट अगर आप करो तो स्ट्रोक, हार्ट डिजीज, कैंसर जैसी बीमारियां हमारे उन स्टेट्स में ज़्यादा है जहाँ दूध, नॉन वेज, मक्खन, घी, चीनी, चीनी की फैक्ट्री सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? यूपी में। कहाँ पे है? तमिलनाडु में और पंजाब में। सबसे ज़्यादा केसेस आप देखेंगे यहीं पे है। और जो स्टेट्स हैं जहाँ पे लोग आज भी मेहनत करते हैं, अभाव में जी रहे हैं, जो खेती बाड़ी करते हैं, बहुत कंदमूल रॉ खाते हैं, जैसे मिजोरम, सिक्किम, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे इनकी संख्या 5 से 6 गुना तक कम है। तो आप कोरिलेट कीजिए जो हम बात आपको कर रहे हैं, जो डाइट हम बता रहे हैं।
यही और भी हमने बहुत सी किताबें पढ़ी हैं, द चाइना स्टडी, फोक्स ओवर नाइव्स, रिवर्सिंग हार्ट डिजीज है डॉक्टर डीन ऑर्निश। इन्होंने यही डाइट, यही प्रोटोकॉल फॉलो करके अपने कार्डियक पेशेंट्स की ब्लॉकेज तक को खोल दिया है। तो ये जो मन में आपके वहम आ जाता है ना कि आपको कोलेस्ट्रॉल कम करने की गोली या एस्पिरिन सारी जिंदगी खानी है, उसको आप रोक सकते हो। कैंसर तक इन ही प्रोटोकॉल्स को यूज़ करके हम प्रिवेंट कर सकते हैं। ये हमारे कुछ प्रीवियस बैच के कुछ लोग हैं जिन्होंने बहुत डॉक्टर ये मिस्टर जीवन बीस ने तो 25 किलो वजन कम, और इन्होंने फिर मेरे साथ मैराथन भी की हैं। और मैंने तो खैर वजन किया ही, क्लिनिक पे बैठ के हमारा भी हाल आपके जैसा ही हो रहा था। और अंत में सारी प्रेजेंटेशन खत्म करने के बाद मैं दोबारा आपको याद दिलाऊंगा आपके फेवरेट टाइम पास कैसे, आपको वार्बर इफेक्ट याद रखिएगा, कैसे आपके कैंसर सेल्स को शुगर पसंद है। तो आपकी जो चीनी, जो आपका फेवरेट टाइम पास चाय और या आइसक्रीम, इसको छोड़ दो आज जितनी जल्दी हो सके। तभी आप अपनी बीमारी को और अपने एपिजेनेटिक्स को यूज़ करके आपके आने वाली जनरेशन्स को भी बीमारियों से बचा पाओगे। और आप किसी को भी हमारे नेक्स्ट बैच में हमारी हेल्प की ज़रूरत पड़े, हम वैसे फ्री सोर्स वीडियोस डालते रहते हैं, आप इसको खुद यूज़ करके अपनी बीमारी को कम करें। बट फिर भी अगर आपको किसी भी बीमारी में हमारे प्रोत्साहन प्रोग्राम की हेल्प चाहिए, मोटापा, हार्ट डिजीज़, ऑटो इम्यून डिजीज़, मेंटल साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स, इवन कैंसर, सब के लिए हम जो हैं हमारे पास प्रोटोकॉल्स डिज़ाइंड है। मैं और डॉक्टर गरिमा और हमारी टीम एक लाइव क्लासेस और प्रोत्साहन व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए आप लोगों को रिवर्स करना सिखाते हैं। तो आप इस दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके आप फर्दर जानकारी जान सकते हैं। डॉक्टर गरिमा को मैं इंट्रोड्यूस करूंगा। ये हमारी डेडिकेटेड प्रोत्साहन न्यूट्रिशनल कंसल्टेंट हैं। शी इज़ ए होम्योपैथ बाय बैकग्राउंड एंड शी इज़ एन एविड योगा एंथुजियास्ट ऑल्सो। शी विल शेयर हर जो है अपने बारे में भी बताएंगी, और ये जो आज हमने प्रोटोकॉल्स फॉलो किए इसके बारे में भी अभी बताएंगी। और इसको फॉलो करते हुए हम फिर जो है और समझ पाएंगे, जो हमने ब्रीफ में बात की ये उसकी डिटेल्स को बताएंगे आप। यस डॉक्टर गरिमा, प्लीज़ आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को, एंड प्लीज़ गो अहेड। हाँ, नमस्ते एवरीवन। जैसे कि डॉक्टर जयंत ने आपको बहुत विस्तार से समझा ही दिया है अबाउट दिस प्रोत्साहन प्रोग्राम एंड अबाउट लाइक मेटाबॉलिक सिंड्रोम, तो मैं थोड़ी सी कुछ बातें उसके लिए आपको बताना चाहूंगी। इनफैक्ट जैसे उन्होंने अपने फैमिली मेंबर्स के लिए बताया, मैंने भी अपनी फैमिली मेंबर्स, इनफैक्ट अपनी डॉटर के साथ, व्हेन शी गेन्ड क्वाइट अ लॉट ऑफ वेट ड्यूरिंग द कोविड टाइम बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन एंड ऑल, कैसे मैंने वीगनिज्म के टूवर्ड्स फॉलो करके I was able to help her out with मतलब उसको वेट रिस्ट्रिक्शंस एंड अदर, जैसे आजकल वो बोल रहे हैं बच्चे भी इंसुलिन रेजिस्टेंस की तरफ जा रहे हैं, वैसे ही हम उसको रिवर्स कर पा रहे हैं। सबसे पहली बात, जब हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम की बात करेंगे तो दो जो उन्होंने मेन पॉइंट्स डाइट के लिए बोले थे, कैलोरी डेफिसिट एंड इंटरमिटेंट फास्टिंग। मैं थोड़ा सा ब्रीफ में आपको समझाना चाहूंगी कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले तो वही साइंटिफिक रिसर्च स्टडीज की बात करिए। आप कोई भी, आई कैन चैलेंज यू, कोई भी स्टडी उठा के देख लीजिए, किसी में भी ये नहीं लिखा होगा कि आप एनिमल बेस्ड डाइट से अपना मेटाबॉलिक सिंड्रोम हेल्प कर सकते हैं। Not even a single study you will find where they will say yes, animal based diet would help you with with your metabolic syndrome. Two things and only two things: healthy eating habits and physical activity. इसी से ही आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा. There is no medicine in the world which can boost your metabolism. So that is the important part. That is why diet plays such a significant role. आप दवाइयां खा के सिर्फ अपनी सिम्टम्स को सप्रेस कर सकते हैं, अपना मेटाबॉलिज्म नहीं बूस्ट कर सकते. दूसरी बात, होल प्लांट फूड इज द क्रक्स of every healthy diet, and to improve metabolic syndrome there cannot be two ways about it. Why is calorie deficit important? क्यों calorie deficit important है, इसके लिए मैं आपको थोड़ी सी, बहुत सारी स्टडीज का एक निष्कर्ष जो निकला है उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि कैलोरी डेफिसिट होगा तभी वेट लॉस होगा, है ना. और वेट लॉस सिर्फ 7% भी अगर आप अपना वेट लॉस कर लेते हैं कैलोरी डेफिसिट साइड से, डाइट से, तो यू विड फाइंड सिग्निफिकेंट रिडक्शन अपने बीपी में, अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स
में, अपने शुगर लेवल्स में. सो दैट इज व्हाई कैलोरी डेफिसिट डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड देन अगेन हमने कहा कि उसमें प्रॉपर परसेंटेज होता है, प्रॉपर कॉम्बिनेशन है कि इतना प्रोटीन लेना है, इतना फैट लेना है, इतना कार्बोहाइड्रेट लेना है. किसी भी डाइट में आपको जैसे डॉक्टर जयंत के आपने डायग्राम से देखा होगा कि अगर हमको 10 से 20% प्रोटीन 10 से 20% प्रोटीन, 10 से 20% फैट इनफ है. अगर हम इससे ऊपर जाएंगे तो हम अपने लेवल्स को नीचे नहीं ला सकते हैं. इनफैक्ट प्रोटीन का जहां उन्होंने कैल्शियम के लिए जो बात किया था दूध का, सेम स्टडी, सिमिलर स्टडीज हैव बीन डन फॉर हाई प्रोटीन डाइट्स, जिसमें उन्होंने देखा है कि अगर आप डाइट का प्रोटीन बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं तो फिर आपका कैल्शियम एक्सक्रीशन है वो बढ़ जाता है बॉडी से, एंड इट स्टार्ट्स रीमॉडलिंग योर बोन. तो जिस बोन के लिए जिस बोन हम कहते हैं ना, बोन हेल्थ के लिए कैल्शियम और प्रोटीन हमें ज्यादा खाना है, जिस बोन हेल्थ को हम बढ़ाने की बात कर रहे हैं वो कम होने लगती है इफ वी आर ऑन वेरी हाई प्रोटीन डाइट. So this is what I wanted to talk about calorie deficit. दूसरी बात उसमें मैं एक और ये कहना चाहूंगी कि इंसुलिन रेजिस्टेंस के जो फैक्टर हैं जो हमने पढ़े हैं सारे, वो सिर्फ 3-4 चीजें से हम कंट्रोल कर सकते हैं. हम कैसे अपनी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ा सकते हैं? लो जीआई फूड, फाइबर सीरियल्स और मूफा होते हैं मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स. तो फैट्स भी हमें चाहिए, लेकिन जैसे हमने बात की, नट्स हैं, सीड्स हैं, ऑलिव ऑयल है, कोकोनट है, गुड फैट सोर्सेस हमको अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट करने हैं टू इम्प्रूव दैट इंसुलिन रेजिस्टेंस या इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए. ट्रांस फैट्स, एडेड शुगर और सोडियम, इनको कंट्रोल करेंगे तो वी विल बी एबल टू अचीव ऑल दैट वी आर ट्राइंग टू अचीव. ठीक है? क्यों सिंपल शुगर्स नहीं खाने हैं, क्यों सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाने हैं? जितने भी हमारी सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, स्पेशली जो लिक्विड कैलोरी हम जो बोलते हैं ना, जो हमें मार्केट में, अब समर सीजन आ गया है तो फिर तो हमारी इंडिपेंडेंस इनके ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी. इसमें क्या होता है? हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप, जो हमारी बॉडी जिसको मेटाबोलाइज करने के लिए नहीं बनी है. व्हेन वी ड्रिंक दोज सिरप्स और ड्रिंक दोज ड्रिंक्स, तो हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. So this is what we have to stress upon when preparing our diet. आप हमारे किसी भी प्रोत्साहन पेशेंट के बैचमेट से आप अगर आपको कभी बात करेंगे, we give them calorie deficit diet despite that they never say कि मुझे भूख लग रही है, because plant-based diet is always so filling. जो लेप्टिन हार्मोन की डॉक्टर जयंत ने बात की थी, 2 हार्मोन्स होते हैं, लेप्टिन और ग्रेलिन, हमारे सैटिस्फैक्टरी हार्मोन्स, जो बेसिकली हमारी भूख को रेगुलेट करते हैं, हमें कितना खाना खाना है. जब आप इस टाइप की डाइट पे जाते हैं, योर स्टमक इज ऑलवेज फिल. कभी वो लेप्टिन रेजिस्टेंस को बढ़ने ही नहीं देता है. लेप्टिन रेजिस्टेंस नहीं बढ़ेगी, इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं होगी, अपने आप की आपके डिजीजेस रिवर्स होने शुरू हो जाएंगे, आपका मेटाबॉलिक सिंड्रोम बेटर होना शुरू हो जाएगा. सो दैट इज व्हाई अ कैलोरी डेफिसिट डाइट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइट फॉर रिवर्सिंग मेटाबॉलिक सिंड्रोम और फॉर एनी अदर. आप देखेंगे जब हम डाइट भी प्लान करते हैं ना, देयर आर सर्टेन फूड्स व्हिच आर सिमिलर इन ऑलमोस्ट ऑल काइंड ऑफ डाइट. चाहे हम वो डाइट कैंसर के लिए डिजाइन कर रहे हैं, चाहे हम प्रॉब्ली सम मेटाबॉलिज्म के लिए, मेटाबॉलिक सिंड्रोम के लिए डिसाइड कर रहे हैं, किसी के लिए भी, जैसे क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स की बात हुई, एलियम फैमिली की बात हुई, जिंजर गार्लिक की, कुछ ऐसे स्पाइसेस और हर्ब्स हैं, टर्मरिक हुआ, जिंजर हुआ. सो दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट इन कंट्रोलिंग योर मेटाबॉलिक सिंड्रोम. दूसरी हम बात करेंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग की. डॉक्टर जैन ने आपको ऑटोफेजी के बारे में बहुत अच्छे से समझा ही दिया है कि कैसे माइटोकॉन्ड्रिया जो हमारा होता है खुद ही हेल्प करता है इन टर्म्स ऑफ ऑटोफेजी. दूसरा एक पॉइंट ऑफ व्यू और जो वहां पे मैं ऐड करना चाहूंगी वो है हमारा फैट रिजर्व बर्न. देखिए जब भी हम फास्टिंग करते हैं, हमारी बॉडी को अब चाहिए काम, तो बॉडी को करना ही है, बॉडी के हर प्रोसेस को काम करना है, तो उसको कहाँ से एनर्जी मिलेगी? हमारे फैट रिजर्व्स बर्न होने लगते हैं. अब ये बात आप जानिए, जो हमारा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है ना, नॉर्मल जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है, वो ग्लूकोज पे भी काम करता है, कीटोन्स पे भी काम करता है. कीटोन्स क्या है? हमारे जब फैट मेटाबॉलिज्म होता है तो उसके एंड प्रोडक्ट्स जब वो जो निकलते हैं फैटी एसिड्स, उनसे कीटोन्स बन के, तो हमारा जो नॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया है वो कीटोन्स पे भी काम कर लेता है, लेकिन एबनॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया नहीं कर पाता. तो जो हमारे जो एबनॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया है वो खाने ऑटोफैजी के थ्रू बंद हो जाते हैं, बिकॉज फैट सेल्स भी हमारे वो हो गए हैं, तो उनको अब खाना नहीं मिल रहा है, तो हमारा ये हमारा जो प्रोसेस है ये और अच्छे से काम करने लगता है. दैट इज व्हाई इंटरमिटेंट फास्टिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो अगर हम ये, और इसके लिए भी हमें, जैसे ये नहीं है कि हमको हर वक्त ही फास्टिंग में रहना है,
लाइक डॉक्टर जैन सजेस्टेड कि 15 दिन में अगर आप 24 घंटे की भी फास्टिंग कर रहे हैं या एवरीडे बेसिस पे आप 16 से 16/8 आवर्स की फास्टिंग कर रहे हैं, लाइक 16 फास्टिंग विंडो है, 8 आवर्स हमारा ईटिंग विंडो है, तो उससे भी हमारी बॉडी को इतना अच्छा इतनी अच्छी स्टेट में आ जाती है कि वी आर एबल टू यूटिलाइज द रिसोर्सेज दैट आर मेंट फॉर अस। अब देखिए, ग्लूकोज इज अ रिसोर्स विच इज मेंट फॉर अस, हमें ये यूटिलाइज करना है। बट मेटाबॉलिक सिंड्रोम में जहां पे हम इसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, जबकि हमारे ब्लड में ये ज्यादा है, डायबिटीज का नाम है स्टार्वेशन इन द मिड्स ऑफ प्लेंटी, मतलब हमारे ब्लड में तो इतना ग्लूकोज है लेकिन हमारा सेल ही उसे नहीं यूज कर पा रहा है। तो आइडिया क्या है? द आइडिया थ्रू द डाइट इज टू मेक आवर रिसोर्सेज वर्क फॉर अस। इतना सब कुछ होते हुए भी हमारी बॉडी के पास जब ऑलरेडी है, फिर भी हम नहीं उसको यूटिलाइज कर पा रहे हैं और हमारी बॉडी को वो एक के बाद एक नई बीमारियां ऐड कर रहा है। So this is what intermittent fasting and calorie deficit diet can do for you. And this is how we plan our diets. शुरू से ही मतलब देर इज नो दिस थिंग कि अरे अब जब उस स्टेज पे पहुंचोगे तब मैं आपके लिए कोई स्पेशल डिजाइन प्लान करूंगी, नॉट लाइक दैट। हमको एक एक प्रिवेंटिव डाइट पहले से ही हमको लेकर चलना है। सो दैट इज व्हाट बेसिकली दैट डाइट पार्ट हेल्प्स यू। हमने इस टाइम बम को ना स्विच ऑन ही नहीं होने देना, पहले ही डिफ्यूज कर देना। दैट इज द मेन पर्पस। ठीक है जी।